स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और मैं ले आया हूं आपके लिए डकैती का जादूगर का 10वां भाग। चलिए देखते हैं आज कुछ होता है कहानी में या नहीं। शुरू करते हैं डकैती का जादूगर पार्ट 10। देवराज चौहान अपनी कार में बैठा और स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। मन ही मन वो डायमंड वॉल्ट में डकैती करने की योजना को तैयार करने की चेष्टा कर रहा था। मन में बहुत कुछ था कि इन हालातों में कैसे कैसे डायमंड वॉल्ट में काम किया जा सकता है। ये सब करने के लिए उसे डायमंड वॉल्ट के संपूर्ण नक्शे की जरूरत थी और उसे एक ही इंसान तैयार कर सकता था, वो था सुजीत केशवानी। देवराज चांद ने कार सड़क के किनारे रोकी और केशवानी को फोन किया। बात हो गई। केशवानी उसकी आवाज सुनते ही हड़बड़ा कर कह उठा, तो तुमने 20 लाख वापस मांगने के लिए तो फोन नहीं किया? नहीं, वो तुम्हारा हो चुका है। केशवानी की गहरी सांस लेने की आवाज कानों में पड़ी। तुमसे एक काम है। तुमने कहा था कि अब हमारे बीच कोई काम नहीं। कुछ और पैसा कमाना चाहते हो? कितने? 5 लाख। मुझे क्या करना होगा? वॉल्ट का पूरा नक्शा बनाकर देना होगा। इस काम के 5 लाख मिलेंगे? देवराज चौहान ने कहा। बना दूंगा। जल्दी चाहिए? कितने भी जल्दी करूं, काम कल तक ही हो पाएगा। कल मुझे नक्शा मिल जाना चाहिए। दे दूंगा, तुम 5 लाख मत भूलना। चाहो तो 2 लाख और कमा सकते हो। वो कैसे? उधर से केशवानी ने दिलचस्पी से पूछा। डायमंड वॉल्ट की ऊपरी मंजिल पर क्या है? ऑफिस। वो कमर्शियल ऑफिसों वाली इमारत है, वहां सारे ऑफिस हैं। वॉल्ट के ऊपर कहाँ कहाँ कौन सा ऑफिस है, इसका अलग से नक्शा बना देना। तुम्हारा मतलब कि वॉल्ट की इमारत के ऊपर की मंजिल पर कौन सा ऑफिस वॉल्ट की किस जगह के ऊपर है? ऊपर की मंजिल नहीं। ऊपर की मंजिल नहीं, उस इमारत में जहां पर वॉल्ट बना है उसके ऊपर कौन कौन सा ऑफिस मौजूद है? ये तो लंबा और बहुत ही मेहनत वाला काम है। उन सारे ऑफिसों को देखना होगा। ऑफिस की कितनी लंबाई चौड़ाई है ये भी पता करना होगा। कई ऑफिस ऐसे भी होंगे जहां भीतर जाना आसान नहीं होगा। इस काम में बहुत वक्त लगेगा और तुम सिर्फ 2 लाख की बात कर रहे हो। उधर से केशवानी ने सोच भरे स्वर में कहा। इस काम के 5 लाख ले लेना, मतलब कि कुल 10 लाख। तुम भी समझते हो कि ये 10 लाख वाला काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। रकम बोलो। तुमने पहले 20 दिया था, उसे मिलाकर 50 पूरे कर दो। तो इस काम का 30 लाख मांग रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा है। देवराज चौहान, मेरी हालत तो तुम समझ ही रहे हो। भाइयों ने धोखा देकर सारा माल हड़प लिया है। अब तुम्हारी मेहरबानी से मुझे कुछ मिल रहा है तो भरपाई हो रही है। तुम तो काम मुझे एकदम ठीक चाहिए। देवराज चौहान ने कहा। ठीक से भी बढ़िया काम दूंगा, जल्दी दूंगा। अभी से काम पर लग जाऊंगा। लग जाओ। तुम सच में वहां डकैती करने जा रहे हो? उधर से केशवानी ने पूछा। अभी पता नहीं, कल फोन करूंगा। कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। सोचों में डूबा कार में ही बैठा रहा। सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। चेहरे पर उलझनों का जाल ठहरा हुआ था। आधे घंटे बाद बांद्रा वेस्ट के इलाके में पहुंचा जहां डायमंड वॉल्ट था। वॉल्ट की बगल से दुकानें शुरू हो रही थी। वो भरी पूरी मार्केट थी। पीछे भी बाजार था। वो कार में बैठा सरस्वती मेंशन की इमारत को देखता रहा जिसके नीचे की मंजिल पर डायमंड वॉल्ट था। फिर उसने कार स्टार्ट की और बांद्रा वेस्ट के मुंबई नगर पालिका के ऑफिस पहुंचा, जो कि 2 मंजिला पुरानी सी बिल्डिंग थी। कार एक तरफ खड़ी करके देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। दोपहर के 3:15 का वक्त हो रहा था। कुछ काम कराना है साहब जी? 50 बरस का एक व्यक्ति तुरंत अब पास आता कह उठा। देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे देखा।
जो भी काम कराना हो जल्दी से जल्दी करा दूंगा। वो मुस्कुराया। नोट दो, काम कराओ, अंदर अपनी चलती है। बांद्रा वेस्ट की मार्केट है ना? देवराज चौहान बोला। बिल्कुल है साहब जी, हुक्म करें, क्या काम है? मार्केट के नीचे सीवरेज, वेस्ट पाइपलाइन, समझो कि जमीन के भीतर नगर पालिका ने जो काम कर रखा है उसका नक्शा चाहिए। देवराज चौहान बोला। ये क्या बात हुई, ये तो कोई काम नहीं हुआ। वो अजीब स्वर में बोला। यही काम है, जमीन के भीतर कहां कहां क्या कर रखा है नगर पालिका ने, इन कामों का पूरा नक्शा बना रखा होता है। कौन सा पाइप कहाँ जा रहा है, किसके साथ मिल रहा है, वो कितना लंबा है, हर बात की जानकारी होती है उसमें। वो तो पता है, पर इन सब का आपने क्या करना है, ये मुझे समझ में नहीं आया। समझने की जरूरत भी क्या है, काम करो, पैसा लो। काम कुछ टेढ़ा है, वो सोच भरे स्वर में बोला। देवराज चांद से देखता रहा। पैसा ज्यादा लगेगा, कम से कम 50,000, भीतर वालों को भी तो देना पड़ेगा। कुछ पल ठहर कर उसने कहा, काम करो और 50,000 लो। देवराज चौहान बोला। पक्का? हाँ पक्का। कुछ एडवांस दो, ऐसा ना हो कि मैं भीतर जाकर काम कराऊं और बाहर आने पर आप मिले नहीं। देवराज चौहान ने जेब से 20,000 के नोट निकालकर उसे थमा दिए। अगला दृश्य। शाम के 8 बज रहे थे। देवराज चौहान बंगले के एक कमरे में टेबल पर नक्शा बिठाए खड़ा उसे देख रहा था। यह बांद्रा वेस्ट की मार्केट के इलाके का वो नक्शा था जिसमें दर्शाया गया था कि मुंबई नगर पालिका ने जमीन के भीतर कहां कहां पाइपें बिछा रखी थी, और वो कितनी मोटी हैं, कितने फीट व्यास की हैं, किस तरफ से होती, किस तरफ जा रही हैं, और उनके भीतर जाने का प्रवेश द्वार अर्थात सड़क सड़क के किनारे गटर कहां कहां पर है। 50,000 लेकर उस व्यक्ति ने 1.5 घंटे के भीतर प्रिंटेड नक्शे की छोटी छोटी 15 फोटो कॉपी उसे लाकर दी। बंगले पर पहुंचकर देवराज चौहान ने उन फोटो कॉपियों को आपस में जोड़कर टेप लगाकर बड़ा नक्शा तैयार किया और टेबल पर रखकर उसे समझने की चेष्टा करने लगा। 9 बजे जगमोहन आया। देवराज चौहान को नक्शे पर झुके पाया। ये किस चीज का नक्शा है? जगमोहन ने पूछा। डायमंड वॉल्ट वाले इलाके का नक्शा है, जमीन के भीतर कहां कहां पाइपें बिछी हैं। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जैम डिमोरा से क्या बात हुई? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने सारी बात बता दी। तो उसे अपने हीरे जवाहरात वापस चाहिए? जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। हर हाल में वापस चाहिए, नहीं तो वो सोहनलाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कमीना बहुत घटिया और धूर्त इंसान है। इस मामले में सोहनलाल बेदाग नहीं है, उसने डिमोरा की दौलत पर हाथ डाला है। ऐसे में ये सब कहने का डिमोरा का हक बनता है। सोहनलाल ने हमें मुसीबत में फंसा दिया। इसमें सोहनलाल की कोई गलती नहीं, वो तो पावड़े की वजह से जैम डिमोरा के आदमियों के हाथों में जा फंसा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इस तरह फंसकर सोहनलाल भी खुश नहीं होगा। तुम डिमोरा के साथ डायमंड वॉल्ट क्या करने गए थे? एकाएक जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने बताया। ओह, सुनकर जगमोहन बोला, तुम्हारी वॉल्ट को भीतर से देख लेने की सारी कोशिशें फेल हो गई। डायमंड वॉल्ट वालों ने सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही सोच समझकर किए हैं। वो कहीं भी चूकना नहीं चाहते। उनके इंतजामों में कहीं भी लापरवाही नजर नहीं आती। वॉल्ट का जासूस सुधीर कावले कमाल की नजर रखता है। उसने आसानी से पहचान लिया कि मैं और जैम डिमोरा भाई नहीं हो सकते। वो पूरी तरह अपने काम की काबिलियत रखता है। जगमोहन गंभीर दिख रहा था। तो अब तुमने क्या सोचा है? जगमोहन ने पूछा। हमें डकैती करनी होगी वॉल्ट में, जैम डिमोरा की दौलत बाहर निकालनी होगी। देवराज चौहान ने कहा। लेकिन कैसे? अभी तक वॉल्ट के बारे में जो जाना है उसके मुताबिक वहां काम करना हमारे लिए कठिन है। काम ना किया तो सोहनलाल नहीं बचेगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं देखकर आया हूं कि जैम डिमोरा कहाँ रह रहा है। जगमोहन बोला। मीरा रोड पर बहुत बड़ा बंगला है, वहां वो अकेला नहीं है। कम से कम 15-20 आदमी देखे मैंने उधर। अब ये पक्का नहीं कि सोहनलाल को वहां रखा गया है या कहीं और। खबर पक्की हो
तो सोहनलाल को वहां से निकालने की बात सोची जा सकती है, परंतु ये रिस्क से भरा काम होगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, हम कामयाब भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमारी हरकत देखकर जैम डिमोरा क्रोध में सोहनलाल की हत्या कर सकता है। अगर हम सोहनलाल को निकाल लाने में सफल हो गए तो ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। जैम डिमोरा चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसके पास पैसा है, ताकत है, आदमी है। वो हमारी तलाश में लग जाएगा और तब तक लगा रहेगा जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। ये बात लंबी हो जाएगी। तो तुम जैम डिमोरा से झगड़ा नहीं चाहते? अभी नहीं चाहता। देवराज चौहान ने गर्दन हिलाई। अभी हमारे पास गुंजाइश है। हम वॉल्ट से डिमोरा की दौलत को बाहर निकालने की चेष्टा कर सकते हैं। सफल रहे तो सोहनलाल हमें वापस मिल जाएगा और झगड़ा टल जाएगा। पर वॉल्ट में डकैती कैसे होगी? इन हालातों में डकैती करने के दो रास्ते मुझे नजर आ रहे हैं। या तो जमीन के रास्ते, वॉल्ट में ठीक उस जगह पहुंचा जाए जहां विनय बरूटा का केबिन है, या छत के रास्ते वॉल्ट में उस जगह पर उतरा जाए जहां वो केबिन है। जगमोहन देवराज चौहान को देखने लगा। ऐसा हम कर सकेंगे? जगमोहन कह उठा। जमीन के रास्ते हम कई बार काम कर चुके हैं, इस बार भी आसानी से कर सकते। जमीन के भीतर कहां तक खुदाई करनी है, कितना आगे तक जाना होगा, हमें नहीं पता। हमारे पास ना तो वॉल्ट का नक्शा है, ना ही हमें पता है कि कहां से रास्ता बनाया जा सकता है। इन बातों की हमें छानबीन करनी, वही हो रही है। देवराज चौहान ने टेबल पर पड़े नक्शे को थपथपाया। चेक कर रहा हूं मैं। वॉल्ट की इमारत के नीचे से एक बड़ी पाइप निकल रही है, परंतु लंबा रास्ता तय करके हम वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन वो 8 फीट व्यास की पाइप सरस्वती मैंशन के पीछे की तरफ से निकल रही है। पीछे की तरफ से? हाँ। देवराज चौहान ने पुनः नक्शे पर निगाह टिकाई दी। अगर वो पाइप वॉल्ट वाले हिस्से के नीचे से होकर निकल रही होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब समस्या ही समस्या है। वो कैसे? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हमें उस सीवर पाइप से वॉल्ट वाले हिस्से के नीचे पहुंचने के लिए सुरंग खोदनी होगी, जिसमें दिक्कत यह है कि खुदाई की मिट्टी हम कहां डालेंगे। अगर सीवर पाइप में डालते हैं तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा वापस जाने का। हमें करीब 90 फीट लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी। मिट्टी काफी हो जाएगी क्योंकि सुरंग कम से कम 3 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची भी होगी। उस मिट्टी को अगर सीवर पाइप में दूर तक गिराते हुए 2-2 फीट डाली जाए तो इस काम में बहुत ज्यादा वक्त और आदमी भी काफी चाहिए होंगे। देवराज चौहान ने कहा, इतना वक्त ज्यादा लोगों के साथ भीतर नहीं बिताया जा सकता। खाना और पानी भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी जरूरत पड़ेगी। टॉर्च और रोशनी का भी काम कम से कम 10 दिनों का इंतजाम करना होगा। काम 24 घंटे चलना चाहिए, ऐसे में शिफ्टों में काम होगा। ऐसी और भी कई बातें खड़ी होंगी, इसलिए इस तरह तो ये काम हो नहीं सकता। मतलब कि जमीन के नीचे से ये काम नहीं किया जा सकता? लगता तो यही है कि नहीं किया जा सकता। देवराज चौहान ने नक्शे पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। जगमोहन व्याकुल सा देवराज चौहान को देखने लगा। नक्शे पर निगाह टिकाए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। फिर तो एकमात्र रास्ता छत की तरफ से ही बनाना पड़ेगा। वो भी अगर बनता है तो? जगमोहन कह उठा। ये तो काम कठिन हो जाएगा। इसके लिए मैंने आज सुजीत केशवानी से बात की है। देवराज चौहान बोला। क्या बात? उसे वॉल्ट का नक्शा बनाने को कहा है और कहा है कि वॉल्ट के ऊपर पहली मंजिल पर कौन सा ऑफिस पड़ता है, ऑफिस में क्या काम होता है और वो कितना बड़ा है, इन सब बातों की जानकारी मुझे दो। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। ये काम करने को वो मान गया? पैसा मिलेगा तो मानेगा ही। वो कल शाम तक काम करके देगा। तो अब वॉल्ट की छत की तरफ से रास्ता बनाया जाएगा? जगमोहन ने गंभीर भाव में सिर हिलाया। अगर संभव हो सका तो। मान लो अगर ये भी संभव नहीं होता तो क्या? इतनी जल्दी फैसला मत करो। अभी तो मैं फैसला नहीं कर रहा। मैंने तो एक सवाल पूछा है कि किसी वजह से हम छत के रास्ते वॉल्ट में ना प्रवेश कर सके तो तब हमारी क्या स्थिति होगी? सोहनलाल का क्या होगा? जगमोहन गंभीर नजर आया। सोहनलाल को जैम डिमोरा के रहम पर नहीं छोड़ा जाएगा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा।
उसे तो हमने हर हाल में बचाना ही है। उस स्थिति में सोहनलाल को जैम डिमोरा की कैद से निकालने की सोची जाएगी। मुझे तो ये मामला हल होता नजर नहीं आता। बुरे हालात ही दिख रहे हैं। जगमोहन ने गहरी सांस ली। केशवानी को कल मिलेंगे तभी तो पता चलेगा कि काम की क्या पोजीशन रहेगी। अगला दृश्य। अगले दिन 11:30 बजे गिरीश सोनी का फोन आया। देवराज चौहान ने बात की। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था देवराज चौहान, गिरीश सोनी ने कहा। कहो। जैम डिमोरा के सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। उसके पास कुछ चीजें हैं जो मुझे फांसी तक पहुंचा सकती हैं। मैं समझता हूं तुम्हारी हालत। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। तुम भी मेरी तरह मजबूर हो। सोहनलाल की खातिर तुम्हें डायमंड वॉल्ट में डकैती करनी पड़ रही है। जैम डिमोरा ऐसी ही हरकतें करता है। सामने वाले की कमजोरी को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे नचाता है। ये उसकी पुरानी आदत है। तुमने फोन क्यों किया? ये मेरा व्यक्तिगत फोन है। इससे डिमोरा का कोई वास्ता नहीं। डिमोरा को ना ही पता चले कि मैंने तुम्हें फोन किया है तो ठीक होगा। समझ गया। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। मैं डिमोरा से तंग हूं, परेशान हूं, लेकिन उससे छुटकारा भी नहीं मिल सकता। मेरी जान उसकी मुट्ठी में है। मैं जानता हूं कि डायमंड वॉल्ट में डकैती करना असंभव सी बात है, परंतु तुम फिर भी डकैती करने की कोशिश करोगे कि सोहनलाल को बचा सको। इसमें मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, फिर भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मेरे से जो हो सकेगा जरूर करूंगा। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वजह सिर्फ यही है कि हम दोनों जैम डिमोरा के शिकार हैं। वजह कोई और है गिरीश सोनी साहब। नहीं कोई और वजह। सही बोलो, सच बोलो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। चंद पलों की चुप्पी के बाद गिरीश सोनी की आवाज कानों में पड़ी। वो कागजात, वो सबूत जिनके दम पर जैम डिमोरा मुझे नचाता है, मैं जानता हूं कहां पर है। सोचता हूं अगर मैं तुम्हें खुश कर सका तो शायद तुम मेरे काम आओ और उस सामान को डिमोरा से हासिल करके नष्ट कर दो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी जरूरत पड़े तुम्हें तो फोन कर देना। तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी। क्षण भर चुप रहकर देवराज चौहान ने कहा। जैम डिमोरा ने सोहनलाल को कहां पर रखा हुआ है? ये मैं ठीक से नहीं जानता, परंतु 6-7 ऐसी जगह बता सकता हूं कि उनमें से कहीं पर सोहनलाल है। परंतु हर जगह पर जैम डिमोरा के आदमी मौजूद हैं। हांगकांग से भी अपने लोगों को बुलाया है और यहाँ के अंडरवर्ल्ड से संपर्क करके लोग हासिल किए हैं। वो ताकत इकट्ठी करता जा रहा है। मेरे ख्याल में वो यहाँ पैर जमाने की सोच रहा है। तुम्हें मालूम करना है कि सोहनलाल कहाँ पर है। कोशिश करूंगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वॉल्ट में डकैती कर रहे हो या नहीं? अभी कुछ पता नहीं क्या होगा, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। सामने बैठे जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान ने गिरीश सोनी की बातें बताई। क्या पता गिरीश सोनी जैम डिमोरा के इशारे पर हमारी टो लेने के लिए फोन कर रहा हो, जगमोहन बोला। ऐसी बात नहीं है। अपने तौर पर गिरीश ने हमें फोन किया है, देवराज चौहान ने कहा। केशवानी को फोन करके देखो कि वो काम कर रहा है या नहीं। देवराज चौहान ने केशवानी को फोन किया, परंतु केशवानी ने कॉल रिसीव नहीं की। 1 घंटे बाद सुजीत केशवानी का फोन आ गया। तुम्हारे काम में ही लगा हूं, उधर से केशवानी ने कहा। शाम को बात करूंगा, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। शाम 6:30 बजे सुजीत केशवानी का फोन आया। तुम्हारा काम कर दिया मैंने। वॉल्ट के ऊपरी फ्लोर पर बने ऑफिसों को चेक करने में बहुत परेशानी आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे ये काम कर दिया। अब वॉल्ट के ऊपरी मंजिल का नक्शा बनाने जा रहा हूँ। 2-3 घंटे और लगेंगे। आराम से काम करो। जब काम पूरा हो जाए तभी फोन करना, देवराज चौहान ने कहा। रात को मिलोगे? हाँ, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए फोन कर देना, तभी मिलेंगे।
ठीक है, तुम्हें वॉल्ट के ऊपर का ही नक्शा चाहिए ना, कि कहाँ पर क्या-क्या बना है? सारी मंजिल का तो नक्शा नहीं चाहिए ना? सिर्फ वॉल्ट के ऊपर का नक्शा। अब काम पूरा करके ही तुम्हें फ़ोन करूँगा। मेरे नोट लेते आना, 30 लाख, याद है ना? अगर तुम्हारे दिए नक्शों में कहीं गलती हुई, तो सारे पैसे वापस ले लूँगा। मेरे काम में गलती नहीं होगी, बढ़िया काम करके दूँगा। अगला दृश्य। 11 बजे देवराज चौहान और सुजीत केशवानी तयशुदा जगह पर मिले। केशवानी कार पर आया था, जो कि पार्किंग में खड़ी कर दी थी। मिलने की जगह एक सिनेमा हॉल के बाहर की जगह तय थी। केशवानी को देवराज चौहान पहले ही खड़ा मिला। तुम पहले पहुंच गए? केशवानी उत्साह भरे स्वर में बोला। उसने देवराज चौहान के हाथ में दबे ब्रीफकेस पर नजर मारी। लेकिन मैं भी वक्त पर आया। मैंने इतना बड़ा काम किया है कि तुम मेरी तारीफ जरूर करोगे। केशवानी के हाथ में ड्राइंग चार्ट रोल किए थमे थे। उन्हें देवराज चौहान को देता बोला, देख लो। ब्रीफकेस नीचे रखकर देवराज चौहान ने चार्टों को खोलकर देखा। उस पर बने नक्शों को देखा। 2 मिनट देखने के बाद नक्शों को पुनः गोल करके थामा तो केशवानी हैरानी से बोला, इतनी जल्दी देख लिया? इन चीजों को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। यहाँ नहीं देखा जाएगा। जो बात तुम मुंह से बताना चाहते हो वो कह दो। मेरे ख्याल में तुम्हारे पास बताने को कई बातें होंगी। देवराज चौहान ने कहा। जो इन नक्शों में है वो तुम्हें बता देता हूं, ताकि तुम्हें सब कुछ आसान समझने में आसानी हो। केशवानी बताने लगा। देवराज चौहान उसकी हर बात ध्यान से सुनता रहा। दोनों सिनेमा हॉल के सामने एकांत में खड़े थे। कुछ देर पहले ही शो छूटा था और 11:40 वाला शो शुरू हुआ था। लोग सिनेमा हॉल में प्रवेश कर चुके थे। इक्का दुक्का अभी भी भीतर जा रहे थे। 15 मिनट में केशवानी ने अपनी बात समाप्त की। देवराज चौहान ने उसे ब्रीफकेस दिया। 20 लाख है? 30 लाख है? 30 लाख है ना? केशवानी ने ब्रीफकेस थामते चमक चमक भरी नजरों से उसे देखा। पूरे? देवराज चौहान ने कहा। लेकिन जो तुमने बताया है, जो इन नक्शों में है, वो गलत हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। कुछ भी गलत नहीं होगा, केशवानी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम डकैती करोगे देवराज चौहान? अभी पता नहीं। क्यों? अगर फंस जाओ तो मेरे बारे में पुलिस को मत बताना। ऐसा हुआ तो आराम से घर जाओ और अपनी जिंदगी बिताओ। मैं अब तुम्हें याद नहीं रखूंगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान देर रात तक केशवानी के दिए नक्शों पर समय व्यतीत करता रहा। जो बातें केशवानी ने बताई थी वो मस्तिष्क में थी। वही बातें दोनों नक्शों में चेक की। सुबह 4 बजे तक देवराज चौहान नक्शों की जोड़ तोड़ में लगा रहा और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचा कि केशवानी ने जो जानकारी दी है, अगर वो सही है तो डायमंड वॉल्ट में डकैती करने की तैयारी की जा सकती है। सफल होने का चांस पूरा नहीं तो आधा आधा अवश्य है। उसके बाद देवराज चौहान ने 5 घंटों की नींद ली। सुबह 9 बजे उठा तो जगमोहन को उन नक्शों में उलझे पाया। मैं इन नक्शों को ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूं। देवराज चौहान को उठे पाकर जगमोहन बोला। थोड़ी देर इंतजार करो, फिर सब कुछ समझाता हूँ। देवराज चौहान ने कहा। मैं चाय बनाकर लाता हूँ, कहकर जगमोहन बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और मोबाइल उठाकर केशवानी का नंबर मिलाने लगा। केशवानी से बात हुई। तुमने तो कहा था कि मुझे भूल। केशवानी ने उधर से छूटते ही कहा। सिर्फ एक सवाल। देवराज चौहान बोला। क्या? तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं डायमंड वॉल्ट में कैसे प्रवेश करने की सोच रहा हूं? देवराज चौहान बोला। मुझे नहीं पता। मैंने अपना काम किया और पैसे ले लिए। कोई बात बाकी नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछने की खातिर यह सवाल पूछ रहा हूं। देवराज चौहान ने कहा। तो तुम सीधे सीधे अपना सवाल करो। उधर से केशवानी का गंभीर स्वर आया। मान लो मैं छत से वॉल्ट में जाने का रास्ता बनाता हूँ। वॉल्ट में जाता हूँ और वॉल्ट के लोगों को पता चल जाता है कि वॉल्ट के भीतर कुछ गड़बड़ है या कोई बात है।
तो वो वॉल्ट को कैसे चेक करेंगे? वॉल्ट का दरवाजा सिर्फ मयंक होरे ही खोल सकता है। ऐसी स्थिति में वो मयंक होरे को फोन करेंगे। मतलब कि मयंक होरे के आने तक वॉल्ट नहीं खुलेगा? नहीं। मयंक होरे को वॉल्ट तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? वो जहां रहता है वहां से वॉल्ट तक का रास्ता 35 मिनट का है। केशवानी की सोच भरी आवाज सुनाई दी। 10 मिनट वो निकलने में लगा देगा। वो 45 मिनट में वॉल्ट तक पहुंच जाएगा। 45 मिनट? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। वॉल्ट के भीतर जो केबिन है उन्हें लॉक किस तरह के उनके लॉक किस तरह के, इस बारे में तुम्हें पता है? वॉल्ट के किसी भी लॉक से मेरा कोई मतलब नहीं होता। मेरा या रजत पांडे का काम वॉल्ट के सिक्योरिटी सिस्टम में आई खराबी को ठीक करना है। लेकिन एक बार एक केबिन का लॉक मैंने देखा था। तब मैं वहां पर अपने काम में व्यस्त था कि एक केबिन के लॉक का पेच निकल गया। होरे ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वो पेच लगा सकता हूं, तो मैंने वो पेच लगा दिया। तब लॉक का मेक देखा था। याद है तो बताओ। केशवानी ने लॉक का मेक बताया। अब एक आखिरी सवाल का जवाब दो। जरूरत पड़ने पर मयंक होरे वॉल्ट तक नहीं पहुंच सका तो तब वो लोग क्या करेंगे? वो क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। मान लो वो नहीं पहुंच पाता तो उस स्थिति में क्या होगा? फौरन केशवानी की आवाज नहीं आई। फिर आवाज आई। मेरे ख्याल में तो ये हो ही नहीं सकता कि मयंक होरे के अलावा कोई वॉल्ट ना खोल सके। ऐसी इमरजेंसी में और रास्ता भी जरूर होगा। वॉल्ट का कोई पार्टनर इमरजेंसी में वॉल्ट को खोलना जरूर जानता होगा। तो वॉल्ट वाले किसी और को फोन करेंगे? मुझे क्या पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो वो करेंगे ही। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूं। इसके बाद फिर मुझे फोन करोगे? तुम्हें कोई समस्या है अगर करूं तो? मुझे फोन करना बंद कर दो, मैं फंसना नहीं चाहता। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। तभी जगमोहन गिलास लिए भीतर आया। तभी जगमोहन चाय के गिलास लिए भीतर आया। किससे बात कर रहे थे? जगमोहन ने प्याला थामते पूछा। केशवानी से। अपना प्याला थामे जगमोहन कुर्सी पर बैठा और घूंट भरकर बोला। केशवानी के दिए सामान से कोई फायदा हुआ? हाँ। हम वॉल्ट में डकैती करने का प्रयत्न कर सकते हैं। कामयाब होने या ना होने के आधे आधे चांस है। वॉल्ट में प्रवेश कैसे करेंगे? वॉल्ट की छत से रास्ता बनाकर। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। बेहतर होगा कि अभी कुछ मत पूछो और मुझे 2 घंटे का वक्त दो। केशवानी के दिए नक्शों को एक बार फिर मैं देखना चाहता हूँ। योजना काफी हद तक मेरे दिमाग में बन चुकी है कि काम कैसे कैसे होगा। कुछ देर तक तुम्हें बताऊंगा कि डकैती कैसे की जाएगी। अगला दृश्य। शाम के 4:30 बज रहे थे। देवराज चौहान ने सामने बैठे जगमोहन को देखा और कॉफी का घूंट भरा। हमें डायमंड वॉल्ट में डकैती करनी होगी। इसे डकैती ही कहा जाएगा क्योंकि इसमें 4 या 4 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। देवराज चौहान ने कहा। योजना तुम्हें बता रहा हूं, जहां कमी लगे बता देना। हालांकि एक दो जगह पर समस्या है, परंतु उस बात को भी हल करना होगा। हम उस वॉल्ट में प्रवेश कर सकते हैं। वॉल्ट की छत के रास्ते? जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता थी। एकमात्र वही एक रास्ता है। हालांकि उस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, लेकिन अन्य रास्तों को देखें तो वही सबसे सुरक्षित रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि हम सफल होंगे, परंतु वॉल्ट के भीतर चले जाएंगे। वॉल्ट से जैम डिमोरा की दौलत निकाल पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ हालातों पर निर्भर होगा। जरूरी भी तो नहीं कि सब काम उस योजना के हिसाब से ही हो जो मैंने बनाई है। आसमानी मुसीबतों की तरह मुसीबतें कभी भी हमारे रास्ते में आ सकती हैं। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। हम एक कोशिश करने जा रहे हैं कि वॉल्ट के भीतर से जैम डिमोरा की दौलत बाहर निकाल सके। सोफे पर बैठे जगमोहन ने कॉफी का घूंट भरा। नजरें देवराज चौहान पर थी। वॉल्ट के भीतर प्रवेश करते ही एक गोल जैसा कमरा है, जहां से 3 अलग अलग रास्ते भीतर की तरफ जाते हैं। इन 3 रास्तों का मतलब समझो। एक रास्ता उस हिस्से की तरफ जाता है जहां रूम बने हुए हैं।
मतलब कि वॉल्ट के कस्टमर उस बड़े से बक्से या छोटे से स्टोर जैसी जगह में अपनी कीमती सामान रखते हैं। इसी तरह दूसरा रास्ता उस तरफ निकलता है जहां लॉकर है, और तीसरा रास्ता केबिनों की तरफ निकलता है। यानी कि हर चीज का सेक्शन अलग अलग है। एक साथ 3 कस्टमर आ जाएं और उन्हें अलग अलग सेक्शन में जाना हो, तो वो तीनों एक साथ भी अपनी जगहों को ऑपरेट कर सकते हैं। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर थी। वो शांत और गंभीर स्वर में कहता जा रहा था, हम उस सेक्शन में चलते हैं जहां केबिन है। ये चौरस शेप में एक लंबा कमरा है, करीब 25 से 30 फीट लंबा। दीवारों के साथ साथ केबिन बना रखे हैं जो कि स्टील के बेहद मजबूत हैं। एक साथ कतार में सटे होने की वजह से उनमें और भी मजबूती आ जाती है। हर केबिन को खोलने के लिए कस्टमर अपनी चाबी लगाता है और दूसरी चाबी मयंक होरे लगाता है। इसके बाद कस्टमर केबिन के दरवाजे पर लगी नंबर की प्लेटें यानी कि लॉक का कॉम्बिनेशन दबाता है और हैंडल से खींचकर केबिन का दरवाजा खोल देता है। वो केबिन सिर्फ 4 फीट ऊंचे हैं, ऐसे में उनके ऊपर भी केबिनों की एक और कतार है। मतलब कि नीचे पड़े केबिनों के ऊपर केबिन? जगमोहन बोला। हाँ, ऊपर जगह है, तो उन्होंने केबिन लगाने का इस्तेमाल कर लिया गया। ऊपर के केबिनों को खोलने के लिए वहां हमेशा मौजूद रहने वाली एल्यूमिनियम की ऊंची सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, देवराज चौहान ने कहा। अभी जैम डिमोरा से विनय बरूटा के केबिन का नंबर पूछना बाकी है। हर केबिन पर नंबर की प्लेट लगी है। हम केबिन रूम की छत की तरफ से आते हैं जहां केबिन है। उस कमरे की छत पर ऊपर की मंजिल पर ऑफिस बने हैं। सरस्वती मेंशन कमर्शियल इमारत है, वहां ऑफिसों के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे 2 ऑफिस हैं जो केबिन वाले कमरों की छत के ऊपर हैं। एक तो वॉल कारपेट फ्लोर कारपेट की शॉप है कई मंजिला सरस्वती मेंशन में। ऑफिसों में वॉल फ्लोर कारपेट लगाने के लिए लोग उसी से संपर्क करते हैं। और दूसरा 2 कमरों का ऑफिस है जहां फोटोस्टेट, लेमिनेशन, इंटरनेट बाइंडिंग या ऐसी ही चीजों का काम होता है। अन्य ऑफिस वाले ये काम कराते रहते हैं। ऐसे में इस ऑफिस में दिन भर काफी काम रहता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। जरूरत पड़े तो रात देर तक भी ऑफिस खुला रहता है और काम पूरा किया जाता है। इन दोनों में से हमारे काम का कौन सा ऑफिस है? जगमोहन ने पूछा। फोटोस्टेट वाला। वॉल फ्लोर कारपेट वाला क्यों नहीं? उसमें कारपेट के रोल भरे पड़े हैं, वहां चल पाना भी कठिन है। केशवानी का कहना है कि दुकान का मालिक भी तंग सी जगह पर कुर्सी पर बैठता है और वर्कर बाहर गलियारे में बैठते हैं। परंतु फोटोस्टेट वाली जगह में हमें काम करने के लिए जगह मिल सकती है। वहां एक कमरे में तो लेमिनेशन, बाइंडिंग या दूसरी तरह के काम होते हैं, परंतु एक कमरे में फोटोस्टेट की 2 मशीनें और इंटरनेट सर्फिंग के लिए 3 कंप्यूटर रखे हैं। हम आसानी से मशीनों को एक तरफ करके अपने काम की जगह बना सकते हैं। ये वाला ऑफिस सुबह 8:30 बजे खुलता है, परंतु बंद होने का वक्त काम पर निर्भर करता है। अगर काम अर्जेंट है तो रात तक भी चलता है। कितनी देर तक? 10-11 बजे तक। ये बात केशवानी ने बताई। हाँ। तुम्हें केशवानी की बातों पर भरोसा है? जगमोहन ने पूछा। वो मेरे से 50 लाख रुपया ले चुका है और उसे पता है कि 50 लाख तभी हजम होगा जब वो मुझे सही खबर देगा। उसे यह भी मालूम है कि गलत खबर देने पर उसकी क्या हालत होगी। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। हम फोटोस्टेट वाले कमरे के फर्श का कुछ हिस्सा हटाकर वॉल्ट में केबिन वाले कमरे में उतरेंगे, देवराज चौहान ने कहा। क्या फर्श को तोड़ेंगे? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तोड़ने की आवाज नीचे वॉल्ट में भी जाएगी और जहां हम काम कर रहे होंगे वहां से भी बाहर जाएगी। उस फर्श को तोड़ने की सोचना भी बेवकूफी वाली बात होगी। हमें किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस फर्श का मनचाहा हिस्सा काटना होगा। वो टेक्निक क्या होगी जिससे फर्श काटा जाएगा? जगमोहन ने पूछा। इस पर अभी विचार किया जाना है। मान लो हमने खामोशी से फोटोस्टेट वाले कमरे का फर्श का हिस्सा काट लिया, परंतु वो नीचे केबिन रूम में ही गिरेगा। उसे पकड़कर ऊपर तो रख नहीं सकते, जगमोहन बोला। सही सोचा। देवराज चौहान ने चाय का प्याला रखकर सिगरेट सुलगाई। हमारे प्लान की एक समस्या ये भी है। लेंटर का वो हिस्सा नीचे गिरने वाला
नीचे गिरने वाला हिस्सा 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा होगा। उसके नीचे गिरने की आवाज वॉल्ट में गूंजेगी। ऐसे में वॉल्ट वालों को पता चल जाएगा कि कोई गड़बड़ है। हर तरफ उन्हें ठीक नजर आएगा तो अंत में उनका ध्यान वॉल्ट के भीतर जाएगा कि वहां तो कोई गड़बड़ नहीं। यह भी संभव है कि जब वो लेंटर का बड़ा सा टुकड़ा केबिन रूम में गिरे तो उसी वक्त उन्हें पता चल जाए कि आवाज भीतर से आई है। हमने काम रात को करना है जब मयंक खोरे वहां नहीं होता, सुधीर कावले वहां नहीं होता। ऐसे में इस शोर शराबे के दौरान हमारे पास 45 मिनट का वक्त होगा। 45 मिनट क्यों? मयंक खोरे को अगर वॉल्ट के कर्मचारी फोन करते हैं कि यहाँ गड़बड़ होने की संभावना है या वॉल्ट के भीतर से बड़ी सी आवाज उभरी है, तो होरे को अपने घर से वॉल्ट तक पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे। हमने इन 45 मिनटों में केबिन वाले कमरे में उतरकर विनय बरूटा वाला केबिन खोलकर भीतर रखे जैम डिमोरा के तीनों सूटकेस निकालकर उन्हें ऊपर फोटोस्टेट वाले कमरे तक पहुंचाना है और निकल जाना है। 45 मिनट में ये काम संभव नहीं। मेरा भी यही ख्याल है कि 45 मिनट कम रहेंगे। कैबिन का लॉक खुलने में परेशानी आ सकती है। कॉम्बिनेशन नंबर को सेट करने में वक्त लग सकता है, यानी कि कहीं भी हमारा वक्त खराब हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक और तरकीब सोची है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में कहा, जिस रात हम ये काम कर रहे होंगे, तब हमारा एक आदमी मयंक खोरे के घर के बाहर मौजूद होगा। उसका काम होगा कि जब मयंक खोरे अपनी कार लेकर आधी रात को अपने बंगले से निकले तो उसके राह में अड़चन पैदा करना कि 2 घंटे तक वो वार्ड तक ना पहुंच पाए। ये बात जची। जगमोहन ने फौरन सिर हिलाया। इस तरह हमें काम करने का काफी वक्त मिल जाएगा। मयंक खोरे को रोकने वाला बंदा ऐसा हो जिस पर हमें भरोसा हो कि वो अपने काम को सफलतापूर्वक कर लेगा। हाँ, ऐसे इंसान के बारे में ही सोच रहा हूं कि वो कौन हो सकता है। तय हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। यानी कि जब तक मयंक खोरे वार्ड तक पहुंचेगा, हम उन सूटकेसों को लेकर वहां से निकल चुके होंगे। क्या ये इतना आसान है? मैंने तो तुम्हें बताया है कि हम इस तरह काम करेंगे, परंतु काम कभी भी सोचे अनुसार नहीं होता। बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि जैसे सब कुछ बिगड़ गया हो। मैं नहीं जानता कि हम काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं। इस काम के बारे में मैं 50-50 का चांस लेकर चल रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। हमें इस बात का रास्ता निकालना है कि फोटोस्टेट वाले कमरे के फर्श का हिस्सा कैसे काटा जाए। फर्श को इस प्रकार काटा जा सकता है? जगमोहन ने पूछा। क्यों नहीं काटा जा सकता? आज की तारीख में हर काम मुमकिन है। परंतु फर्श काटने का शोर होगा, बाहर सुना जा सकता है, पहली मंजिल पर। हम रात को काम करेंगे। रात को आसपास के किसी ऑफिस में स्टाफ बैठा हो सकता है या चौकीदार आवाज सुनकर आ सकता है। इतना खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन कुछ नहीं बोला। हमें 3 काम करने हैं, देवराज चौहान बोला। एक तो फर्श काटने की टेक्निक की तलाश करनी है। दूसरा, ऐसे इंसान का चुनाव करना है जो उस रात मयंक खोरे को 2 घंटे तक वार्ड तक ना पहुंचने दे। तीसरा, हमें एक ऐसा एक्सपर्ट इंसान चाहिए जो केबिन का कॉम्बिनेशन नंबर खोल दे और लॉक खोल दे। तीसरे आदमी के लिए मैं जैम डिमोरा से सोहनलाल को वापस मांगूंगा। मुझे सिर्फ सोहनलाल पर ही भरोसा है कि वो जैम डिमोरा सोहनलाल को नहीं देगा। उसे काम कराना है तो देना होगा। बेशक तब हम पर नजर रखने के लिए अपने आदमियों की फौज लगा दी, परंतु मैं सोहनलाल को साथ लेकर ही यह काम करना सुरक्षित समझूंगा। देवराज चौहान गंभीर था। वो सोहनलाल को वक्त से पहले हमारे हवाले नहीं करेगा। सोहनलाल के दम पर ही तो जैम डिमोरा ने हमें मजबूर कर रखा है। जैम डिमोरा बेवकूफ नहीं कि सोहनलाल को हमारे हवाले कर दे। फिर भी मैं जैम डिमोरा से बात जरूर करूंगा, देवराज चौहान बोला। कुछ चुप रहकर जगमोहन ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम ये सारी प्लानिंग केशवानी के दिए नक्शे के हिसाब से कर रहे हो। अगर केशवानी का ही हिसाब किताब गलत निकला तो तब क्या होगा? हमारा काम तो खराब हो गया। मेरा दिल कहता है कि मैं केशवानी पर भरोसा करूं। उसने ठीक काम करके दिया है, देवराज चौहान बोला। बेशक वो ठीक ही होगा, परंतु मैं खुद सब कुछ चेक करना चाहता हूं।
हमारे पास पर्याप्त वक्त है, चेक कर सकते हो। कल वॉल्ट की ऊपरी मंजिल पर जाऊंगा, परंतु पहले मुझे ठीक से वॉल्ट का नक्शा समझना होगा। आओ, तुम्हें नक्शा समझा देता हूँ। उसके बाद 20 मिनट लगाकर देवराज चौहान ने जगमोहन को नक्शा समझाया। अब डायमंड वॉल्ट की रूपरेखा भीतर का नक्शा जगमोहन के सामने स्पष्ट हो गया। तुम्हारी प्लानिंग ऐसी है कि कहीं भी हमारा काम रुक सकता है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। समझाओ मुझे। जैसे कि अगर मयंक होरे को सही प्रकार से नहीं रोका गया तो वो वॉल्ट के भीतर आ पहुंचेगा जब हम वॉल्ट के भीतर होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। लेंटर का वो टुकड़ा जब नीचे वॉल्ट में केबिनों वाले हिस्से में तेज आवाज के साथ गिरेगा तो तब हो सकता है वॉल्ट के कुछ लोग उस आवाज के कारण जानने के लिए पहली मंजिल पर आ पहुंचे। इससे बचने का तोड़ है हमारे पास। क्या? जब ये काम होने वाला होगा तो हम फोटोस्टेट वाले कमरे की लाइटें बंद कर देंगे, बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देंगे ताकि कोई वहां पहुंचता भी है तो उसे यही देखने को मिले कि वो जगह बंद है। ये ठीक रहेगा, जगमोहन ने कहा। मान लो कि हम अपने काम में सफल हो जाते हैं। उधर मयंक होरे को रोक लिया जाता है, इधर फर्श का टुकड़ा काट कर हम वॉल्ट में जाकर विनय बरूटा का केबिन खोलकर जैम डिमोरा की दौलत बाहर ले आते हैं, जो कि सूटकेसों में बंद है। वो इतने भारी होंगे कि उन्हें छत के रास्ते ऊपर तक कैसे पहुंचा सकोगे? जगमोहन ने पूछा। नायलॉन की डोरी से बने झूलों के सहारे। झूलों के सहारे? ऐसे झूले बाजार में आम मिलते हैं। नायलॉन की डोरी से बने बहुत मजबूत होते हैं। उनके दोनों सिरों पर रस्सा बांधकर ऊपर से नीचे लटकाया जाएगा। नीचे से हम सूटकेस उठाकर झूले के भीतर रख देंगे तो ऊपर खड़े हमारे आदमी झूले सहित उसे ऊपर खींच लेंगे। इस प्रकार तीनों सूटकेस फोटोस्टेट वाले कमरे में पहुंच जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। डायमंड वॉल्ट के भीतर जाने के लिए इससे बढ़िया योजना नहीं बन सकती, देवराज चौहान ने कहा। एकमात्र यही रास्ता है कि जहां से हम वॉल्ट के भीतर जा सकते हैं। इस योजना को हम जितनी सुर- इस योजना को हम जितनी सुरक्षित बना सकेंगे, जरूर बनाएंगे। ये काम अगर सफल होगा तो इसी रास्ते से होगा, और असफल भी इसी रास्ते से ही होगा। सूटकेस ऊपर खींचने के लिए ऊपर से कम 3 लोग होने चाहिए ताकि जल्दी से खींचा जाए। ये भी सोचा है मैंने। और एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो फोटोस्टेट वाला ऑफिस बंद करके बाहर आसपास रहे और हमारा फोन पाते ही वो दरवाजे पर लगा ताला खोल दे। इस काम के लिए अलग अलग से एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। इंतजाम हो जाएगा। तुमने क्या सोचा है? इस काम में किसको लोगे? रंजन सोनेलकर को लूंगा, जो हफ्ता वसूली का काम करता है। वही। वो कह चुका है कि मेरे साथ काम करना चाहता है, देवराज चांद ने बताया। लेकिन वो डकैती के बदले दौलत भी तो चाहेगा, जगमोहन के होठों से निकला। सब कुछ समझाकर खर्चा पानी दे दूंगा। मानेगा वो? बात करूंगा, लेकिन पहले सोहनलाल के लिए जैम डिमोरा से बात करनी होगी। देवराज चौहान ने कहने के साथ ही मोबाइल निकाला और जैम डिमोरा का नंबर मिलाने लगा। जैम डिमोरा तुम्हारी इस बात को कभी नहीं मानेगा, सोहनलाल ने जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। नंबर लगा, फिर जैम डिमोरा से बात हो गई। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था देवराज चौहान, कि आखिर तुम काम कर रहे हो या नहीं। उधर से जैम डिमोरा ने कहा। काम हो रहा है। कहाँ तक पहुंचा? उसी सिलसिले में तुमसे बात करनी है। मेरी एक समस्या को तुम ही हल कर सकते हो, देवराज चौहान बोला। जरूर जरूर, मुझ पर तुम भरोसा कर सकते हो, परंतु इस वक्त मैं कहीं व्यस्त हूँ। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि कल सुबह तुम मुझसे वहीं पर मिलो जहां 2 बार हम पहले मिल चुके हैं? गिरीश सोनी के ऑफिस में? ठीक कहा। सुबह 10 बजे का वक्त कैसे रहेगा? जैम डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। मैं पहुंच जाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। कल गिरीश सोनी के यहाँ जैम डिमोरा मिलेगा? तो तुम जैम डिमोरा से मिलना, मैं कल वॉल्ट के ऊपर से फोटोस्टेट वाले ऑफिस को चेक करूंगा कि क्या वो सच में वॉल्ट के ठीक ऊपर ही है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य।
अगले दिन 10:25 पर देवराज चौहान गिरीश सोनी के ऑफिस पहुंचा। वहां गिरीश सोनी के अलावा जैम डिमोरा भी मौजूद था। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठ गया। कल तुम्हारा फोन आया तब मैं तुमसे बात करने की सोच ही रहा था कि बोला ना तुम्हारा काम चल रहा है। देवराज चौहान ने कहा। ये तो अच्छी बात है, काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है तुम धीमे चल रहे हो। डकैती का काम धीमा ही होता है, एक एक कदम की प्लानिंग करनी होती है। हर तरफ देखकर सोचना समझना पड़ता है कि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए। ये तेजी वाला काम नहीं होता। देवराज चौहान बोला। ये तुम्हारा काम है, तुम इसे बेहतर समझ सकते हो। जैम डिमोरा मुस्कुराया। तो कल तुम कुछ कह रहे थे। मैं तुम्हें डकैती की योजना बताना चाहता हूँ जो तैयार हो गई है। मुझे बताना चाहते हो? मैं ये सब सुनकर क्या करूंगा? मुझे तो बस तुम मेरी दौलत वापस ला दो। कोई वजह है तुम्हें बताने की? वजह है तो जरूर बताओ। देवराज चौहान डकैती की योजना जैम डिमोरा को बताने लगा। जैम डिमोरा और गिरीश सोनी सुनते रहे। 15 मिनट में देवराज चौहान ने अपनी बात समाप्त की और कहा, जो योजना मैंने तुम्हें बताई है वो पूरी तरह पक्की नहीं। जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी हो सकता है आते वक्त में। तुम्हारी योजना मैंने सुनी। जैम डिमोरा बोला। कह नहीं सकता कि तुम सफल रहोगे या नहीं। डकैती करने का अनुभव मेरे पास नहीं है। तुम बेहतर समझ सकते हो अपनी योजना को। अब वो सुनो जिसकी वजह से मैंने तुम्हें योजना बताई है। वार्ड के केबिनों वाले हिस्से में पहुंचकर आनंद फानंद विनय बरूटा वाले केबिन को खोलना है। लॉक और कॉम्बिनेशन नंबर खोलना है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और इसके लिए मुझे भरोसे का एक ऐसा इंसान चाहिए जो 10 मिनट में ये काम कर दे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ढूंढोगे तो ऐसा बंदा मिल जाएगा जो। इस काम के लिए मुझे सोहनलाल की जरूरत है। देवराज चौहान ने कहा। जैम डिमोरा ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। गिरीश सोनी ने हल्का सा पहलू बदला। तुम गलत सोच रहे हो देवराज चौहान कि मैं तुम्हें सोहनलाल दे दूंगा। इस काम के लिए सोहनलाल मेरे पास होगा तो ये काम आसानी से हो सकता है। सोहनलाल से बढ़िया काम करने वाले मिल जाएंगे तुम्हें। मुझे सोहनलाल पर भरोसा है। वो सोहनलाल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे हवाले हीरे जवाहरातों भरे वो सूटकेस करोगे। जैम डिमोरा ने शांत स्वर में कहा। वरना तुम सोहनलाल को देख भी नहीं सकते। ये तुम्हारी जिद है। ऐसा ही समझो। सोहनलाल तो ऐसा मोहरा है जिसके कारण तुम मेरे हाथ के नीचे दबे हो। सोहनलाल तुम्हें मिल गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। मैं तो तुम्हें। ये खेल नहीं हो रहा डिमोरा, डकैती हो रही है। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दौलत वापस लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। डायमंड वॉल्ट में डकैती करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के ही ऐसे इंतजाम हैं। लेकिन मैं ये डकैती करने जा रहा हूँ। इस काम में मुझे सोहनलाल की जरूरत पड़ रही है, तो कोई और बात करो। सोहनलाल वक्त से पहले तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा। देवराज चौहान तीखी निगाहों से जैम डिमोरा को देखने लगा। जैम डिमोरा ने गिरीश सोनी से कहा, तुम्हारी नजर में तिजोरी वॉल्ट लॉकर खोलने वाला कोई एक्सपर्ट बंदा है? गिरीश सोनी ने हाँ में सिर हिलाया। मतलब कि है? गुड। देवराज चौहान, इस बारे में तुम गिरीश से बात कर सकते हो। कहने के साथ ही जैम डिमोरा उठ खड़ा हुआ। मैं यहाँ रुकता, पर मुझे कहीं जरूरी काम है। गिरीश, इस काम को पूरा कर देना। कहकर जैम डिमोरा बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो गिरीश सोनी कह उठा। तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वह सोहनलाल को तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। मैं चांस ले रहा था कि शायद वो मान जाए। तुम अभी जैम डिमोरा को ठीक से नहीं समझे। गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम जहां तक सोच भी नहीं पाते ये वहां तक देख लेता है। ऐसा है जैम डिमोरा। देवराज चौहान गिरीश सोनी को देखने लगा। मैंने तुम्हारी योजना सुनी। योजना अच्छी है अगर सफल हो जाए तो, परंतु मुझे पूरा चांस नहीं लगता कि काम हो जाएगा। वॉल्ट में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। देवराज चौहान ने कहा।
मैं हालातों को बखूबी समझ रहा हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हारी 2 समस्या हल कर सकता हूँ, गिरीश सोनी ने कहा। एक तो तुम्हें ऐसा आदमी दिला सकता हूँ जो सोहनलाल जैसा काम कर सके। मुझे भरोसे का आदमी चाहिए, वहां वक्त लग गया तो डकैती फेल हो। जो आदमी मैं तुम्हें दूंगा वो अपने काम में मास्टर है, उसे मैं पुराना जानता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। क्या नाम है उसका? अली बख्श। मेरे पास वक्त कम है, आज कल में उससे उससे मिलवा देना। कोशिश करूंगा कि शाम को ही तुम्हारी उससे मुलाकात करा दूं, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम तो फर्श काटने की बात कर रहे हो, ये काम तो मैं करा सकता हूँ। मेरे भाई का कलावा में रेडीमेड गारमेंट का 2 मंजिला शोरूम है। साल भर पहले उसे जरूरत पड़ी कि भीतर से ऊपर सीढ़ी ले जा सके, परंतु लेंटर पता पड़ा होने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। उसने मेरे से बात की। मेरा एक क्लाइंट है रमन मुखर्जी, जो कि केमिकल इंजीनियर है। उसने कहा कि ये काम कर देगा, और उसने 2 घंटे में ये काम कर दिया। मेरा भाई लेंटर का जितना टुकड़ा कटवाना चाहता था उतना ही उसने अलग कर दिया। कैसे? ये मैंने नहीं पूछा। तुम्हारा काम रमन मुखर्जी कर सकता है। वो डकैती जैसे काम में मेरा वो डकैती जैसे काम में हाथ क्यों डालेगा? मेरी बात मान जाएगा। वजह? 2 साल पहले उसकी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने उसका केस लेकर सब कुछ संभाला नहीं होता तो बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता। तब से वो मेरा एहसानमंद है। वो मेरी बात मान लेगा, गिरीश सोनी ने कहा। उससे बात करके देखो, देवराज चौहान ने कहा। मैं आज ही बात कर लूंगा, अली बख्श से भी बात हो जाएगी। शाम तक तुम्हें फोन पर खबर कर दूंगा। देवराज चौहान गिरीश सोनी को देखता रहा, फिर बोला, जिस सामान के दम पर जैम टिमोरा तुम्हें ब्लैकमेल करता है वो सामान उसने कहाँ रखा है? आसान नहीं है उस तक पहुंचना, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? वो बहुत सुरक्षित जगह है, और खास बात यह है कि वो जगह हांगकांग में है। हांगकांग पहुंचना आसान है। अगर मेरा काम ठीक से हो गया, सोहनलाल मुझे मिल गया, तो मैं तुम्हारा वो सामान जैम डिमोरा के हाथों से ला दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जैम डिमोरा से आजाद हो जाओ। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम अभी समझ नहीं रहे कि जैम डिमोरा ने वो सामान कहाँ रखा है, गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। अगर जानते होते तो ऐसा कहने से पहले सोचते। कहाँ रखा है वो सामान? चंद पल चुप रहकर गिरीश सोनी ने कहा, जैम डिमोरा ने हांगकांग में एक 3 मंजिला वॉल्ट बना रखा है। वॉल्ट? प्राइवेट वॉल्ट। डायमंड वॉल्ट की तरह वॉल्ट है, परंतु डायमंड वॉल्ट सुरक्षा के लिहाज से जैम डिमोरा के वॉल्ट के सामने बच्चा है। वो 3 मंजिला वॉल्ट है और मर्जी के बिना वहां हवा भी नहीं जा सकती। जैम डिमोरा ने इस वॉल्ट की मालिक अपनी बेटी मैगी को बना रखा है। वही सब कुछ संभालती है। मैगी 25 साल की है, परंतु जैम डिमोरा से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसका दिमाग अपने बाप से भी तेज दौड़ता है। उसमें अपराध की दुनिया के सब गुण मौजूद हैं। 16 साल की उम्र से उसने जैम डिमोरा के कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, परंतु जल्दी ही डिमोरा का एहसास हो गया कि मैगी बहुत खतरनाक है। अगर अपराध की दुनिया में रही तो जाने क्या कर दे। ऐसे में जैम डिमोरा ने अमेरिका उसे पढ़ने भेज दिया, और जब पढ़ाई पूरी करके वापस आई तो बहुत सोच समझ कर एक वॉल्ट तैयार करवाया। सारा काम मैगी के हवाले कर दिया कि वो वॉल्ट की सुरक्षा तैयार करे। मैगी ने ही उस सारे वॉल्ट को अपने हिसाब से तैयार करवाया है। सुरक्षा के सारे इंतजाम भी उसने कायम किए हैं। ऐसे कि जैम डिमोरा भी दंग रह गया, परंतु वो चाहता था कि मैगी शांति से अपना जीवन बिताए। इसलिए आज मैगी सिर्फ वॉल्ट को संभालती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि वो सिर्फ 25-27 बरस की है, परंतु वॉल्ट की मालकिन है। वॉल्ट का कंट्रोल उसके हाथ में है। सब कुछ वो बखूबी संभाल रही है। इस बात को कोई नहीं जानता कि मैगी जैम डिमोरा की औलाद है, क्योंकि जैम डिमोरा ड्रग्स का काम करता है और हांगकांग में बदनाम है। ऐसे में लोग अपनी दौलतें वॉल्ट में नहीं रखेंगे। अब हालात ये हैं कि हांगकांग के नामी लोग, अमीर लोग, हॉलीवुड स्टार्स, अरब के शेख, यानी कि दुनिया भर के नामी लोग मैगी के वॉल्ट में अपनी दौलत रखकर खुश हैं। उस वॉल्ट की सुरक्षा ऐसी है कि सोचना भी कठिन है कि कोई उसके भीतर जा सकेगा।
तुम ही सोचो, ऐसी जगह डिमोरा ने वो सामान रखा है जिसमें मेरी जान फंसी है। वॉल्ट की एक खास जगह को वॉल्ट की एक खास जगह को सिर्फ जैम डिमोरा ही इस्तेमाल करता है। वहां तक जा पाना बहुत कठिन है देवराज चौहान। ये बात वही जान सकता है जिससे वॉल्ट की सुरक्षा का पता हो। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। वो देर तक सोच भरी नजरों से गिरीश सोनी को देखता रहा। जैम डिमोरा की बेटी भी है? देवराज चौहान बोला। डिमोरा ने शादी नहीं की, परंतु बेटी है। वो उसे बहुत प्यारी है और वो बहुत खतरनाक है। वही वॉल्ट संभालती है? हाँ, वही वॉल्ट संभालती है। वही वॉल्ट की मालकिन है। वॉल्ट की सुरक्षा के इंतजामों में उसने स्विस कंपनियों की सहायता ली है और अपना दिमाग भी लगाया है। सुरक्षा इंतजामों को सुनने के बाद तुम पीछे हट जाओगे। तुम ऐसा कहते हो तो जरूर यही बात होगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। गिरीश सोनी ने कुछ नहीं कहा। मुझे डायमंड वॉर्ड का काम कर लेने दो, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल को वापस पालूं, उसके बाद मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जैम डिमोरा से तुम्हारा सामान वापस ला दूं। मैगी के उस वॉल्ट में प्रवेश कर पाना असंभव है। तुम अभी उस वॉल्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, गिरीश सोनी ने बेचैन स्वर में कहा। मैगी के उस वॉल्ट में प्रवेश कर पाना असंभव है। मैगी अपने वॉल्ट का दुनिया का मैगी अपने वॉल्ट को दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट कहकर प्रचार करती है। डायमंड वॉल्ट का काम पूरा हो जाता तो तब तुमसे इस बारे में बात करूंगा, देवराज चांद खड़ा होता हुआ बोला। तुम मुझे अली बख्श और उस केमिकल इंजीनियर के बारे में फोन पर बताना। अगला दृश्य। देवराज चौहान रंजन सोनेलकर से मिला। दोनों अकेले थे। तुम मेरी डकैती में शामिल होने की इच्छा रखते हो? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा। मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मौका मुझे मिले, सुनीलकर ने मुस्कुराकर कहा। दो पैसे मैं भी कमा लूंगा। इस छोटे काम में मन नहीं लगता। हफ्ता वसूली में अब ज्यादा पैसा रह नहीं गया। लोग देते नहीं है। रोज ना रोज कोई ना कोई लफड़ा होता है। उधर पुलिस को भी देना पड़ता है। मन हट गया इस काम से। मेरे साथ काम करके कितने की आशा रखते हो मिलने की? जो तुम दे दोगे वही। मेरी बात का सीधा जवाब दो। ये सीधा जवाब ही है कि तुम जो दोगे वही लूंगा, सुनीलकर ने कहा। काम में खतरा है। परवाह नहीं, तुम साथ हो तो चिंता कैसी। मेरा साथ होना किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। काम काम है और खतरा खतरा है। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। 5 करोड़ मिलेगा? मंजूर है। मेरे लिए इतना काफी है, सुनीलकर फौरन बोला। मैं एक डकैती करने जा रहा हूं, लेकिन वो डकैती मैं किसी और के लिए कर रहा हूं। मेरे दोस्त को किसी ने पकड़ रखा है। वो मेरे दोस्त को तभी छोड़ेगा जब मैं उसके लिए डकैती करूंगा, देवराज चौहान ने बताया। इसलिए 5 करोड़ मैं तुम्हें अपने पास से, मतलब कि डकैती में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा? सुनीलकर की आंखें सिकुड़ी। नहीं, दौलत हाथ नहीं लगेगी। दौलत दोस्त वापस मिल जाएगा। वो कौन है जिसने तुम्हारे दोस्त को पकड़ रखा है? उसे हम सीधा कर सकते हैं। इस बात को रहने दो। ये काम ऐसे ही होगा जैसे कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लग रहा तो मैं भी कुछ नहीं लूंगा। तुम्हारे साथ काम करूंगा। उसके बाद भी तो कई मौके आएंगे पैसे कमाने के। तुम मुझे बताओ कि डकैती कब करनी है, सुनीलकर बोला। मेरे हाथ कुछ लगता है नहीं लगता, ये बात रहने दो। पर मैं मुफ्त में किसी से काम नहीं लेता। तुम्हें 5 करोड़ लेना होगा। सुनीलकर ने देवराज चौहान को देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। मैं तुम्हें नाराज करके तुम्हारे साथ काम करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, तुम मेरे साथ काम करोगे, 5 करोड़ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। डकैती कब करनी है? तैयारी चल रही है। पूरी होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। वक्त आने पर तुम्हें सब बता दिया जाएगा कि कहाँ डकैती करनी है और प्लान क्या है। तब तक खामोश बैठे तब तक खामोश बैठो। किसी लफड़े में ना फंस जाना। सुनीलकर ने सिर हिला दिया। सुनीलकर से मिलने के बाद देवराज चौहान अपनी कार तक पहुंचा। कार में बैठा कि फोन बजा। देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। तुम गलत काम कर रहे हो देवराज चौहान, विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली।
विनय बरूटा का फोन आएगा ये उसने सोचा नहीं था। तुम? देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। जैम डिमोरा तुम्हें ढूंढ रहा है। उसका बाप भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। बरूटा का तीखा स्वर कानों से टकराया। दोस्ती की आड़ में तगड़ा धोखा दिया है तूने डिमोरा को। देवराज चौहान बोला। धोखा? तो देवराज चौहान तू भी ये सोचता है कि पावड़े के पीछे मैं था? तू ही तो था। नहीं, मैं नहीं था। उधर से विनय बरूटा की आवाज आई। ये पावड़े ने अपने दम पर किया। अपने दम पर? हाँ। और तुझे नहीं पता था कि पावड़े क्या करने जा रहा है? पता था। पूरी तरह मालूम था मुझे। पावड़े का रास्ता मैंने ही तो खोला था। कैसे? पावड़े बुनियादी तौर पर लालची इंसान था। उसकी नजर हर वक्त दौलत को ढूंढती रहती थी। मैं पावड़े की इस कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ था। उधर डिमोरा अपने हीरे जवाहरात इंडिया में ट्रांसफर कर रहा था। उसका इरादा इंडिया पहुंचकर अपने कीमती हीरे जवाहरातों को सही प्रकार से ठिकाने लगाने का था। डिमोरा ने मुझे कई बार अपने हीरे जवाहरातों के बारे में बताया था और मेरी चाहत ये थी कि वो मेरे पास आ जाएं। परंतु जैम डिमोरा मेरा दोस्त था। ऐसी गड़बड़ मैं कैसे कर सकता था? आखिरकार मैंने सोच समझकर विक्की पावड़े को जैम डिमोरा की दौलत के बारे में बताया। मैं जानता था कि वो लालची इंसान इतनी बड़ी दौलत के बारे में सुनकर रुक नहीं सकेगा और जरूर कुछ करेगा। ऐसा ही उसने कर डाला। हाँ। तुमने उस पर नजर रखी कि वो क्या क्या कर रहा है? देवराज चौहान ने कहा। हाँ। मैं उसे जैम डिमोरा की दौलत के बारे में बताता रहा कि वो कब आ रही है, कहाँ रखी जा रही है, कितने लोग साथ में हैं, किस रास्ते से आ रही है। मैं पावड़े को सब कुछ बताता जा रहा था। वो मुझे बेवकूफ समझता रहा कि मैं उसे वो बातें भी बता रहा हूँ जो नहीं बतानी चाहिए। फिर एक दिन मैंने पावड़े को सोहनलाल से मिलते देखा तो मैं समझ गया कि मेरी कोशिश काम कर गई। पावड़े जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ डालने जा रहा है। मेरे को यकीन नहीं था कि वह सफल रहेगा, परंतु सोहनलाल को पावड़े के साथ देखकर आशा बंधी कि शायद ये लोग काम कर जाएं। इस बीच उन्होंने रघु नाम के आदमी को भी साथ ले लिया। मैंने देखा मैं देख तो सब रहा था परंतु समझ नहीं रहा था कि वो किस तरह काम करेंगे। मुझे मालूम था कि जैम डिमोरा की इस तिजोरी को खोल पाना आसान नहीं, लेकिन दौलत रखने से पहले ही मैंने उन दोनों को रातों में बुटीक में जाते देखा तो समझ गया कि सोहन लाल तिजोरी खोलने के चक्कर में है। फिर वो वक्त भी आया जब उन लोगों ने काम कर लिया। पावड़े और रघु हीरे जवाहरातों से भरे 3 सूटकेस के साथ बुटीक के शोकेस वाले रास्ते से बाहर निकले, परंतु उनके साथ सोहनलाल नहीं था। मैं तब समझ नहीं पाया कि सोहनलाल क्यों भीतर रह गया। खैर उसी वक्त मैं उन दोनों के सामने आ गया। मुझे देखकर पावड़े के होश गुम हो गए। मैंने उसे समझाया कि जैम डिमोरा की दौलत लूट ली तो लूट ली, लेकिन अब डिमोरा से बच पाना मुश्किल है। वो उन्हें ढूंढ लेगा। मैंने उन्हें कहा कि मेरे ठिकाने पर चलो, वहां पर सुरक्षित रहोगे। अब मैं ये तय हो गया कि हम तीनों, मैं, पावड़े और रघु, एक एक सूटकेस लेंगे। उन दोनों को डिमोरा की दौलत के साथ मैं अपने ठिकाने पर ले गया और उन्हें अच्छा खासा डिमोरा का डर दिखाया। मेरी बातों से वो कुछ डर भी गए। सूटकेस मैंने लेकर रख लिए। उसी दिन उन सूटकेसों को मैंने डायमंड वॉल्ट के केबिन में रख दिया था। पावड़े जानता था कि तुमने सूटकेस कहाँ रखे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। पावड़े ये नहीं जानता था कि मैं सूटकेस वॉल्ट में रखाया हूँ। वो यही जानता था कि वो मेरे पास सुरक्षित है। पावड़े ने तुम पर विश्वास कर लिया कि दौलत तुम रखो। नहीं किया। वो हर पल सूटकेसों को खोलने की बात कहता रहता। मैं उसे कहता कि अभी सूटकेस खोलने का वक्त नहीं आया है। इसी प्रकार वक्त बीतने लगा। मैं उन्हें बताता रहा कि बाहर क्या क्या हो रहा है, जैम डिमोरा के आदमी कैसे उन्हें ढूंढ रहे हैं। सोहनलाल उनके हाथों में आकर सब कुछ बता चुका है। इसी बीच तुम माया के पास जा पहुंचे। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता उभरी। तुमने रघु को शूट किया था? देवराज चौहान बोला। हाँ, ये जरूरी हो गया था। माया ने फोन पर पावड़े को बताया कि उसे तुम पर शक हो गया है। कि तुम्हें उस पर शक हो गया है कि माया पावड़े का पता जानती है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैं समझ गया कि पावड़े ने माया को काफी बातें बता रखी हैं। ये बात डिमोरा तक न पहुंच जाए कि पावड़े और रघु मेरे पास हैं। माया मुंह न खोल दे, इस बात से मेरे लिए खतरा था। ऐसे में मैंने रघु से अकेले में बात की
कि माया की तरफ से खतरा है। पावड़े कभी नहीं चाहेगा कि माया की हत्या की जाए। अगर वो माया और पावड़े की हत्या कर देता है तो हम माल आधा आधा कर लेंगे। रघु तुरंत ये बात मान गया। उसी शाम रघु किसी काम के बहाने से बाहर गया और माया की हत्या कराया। रघु जल्दी से ये काम पूरा कर देना चाहता था, इसलिए उसी रात वो पावड़े के साथ पावड़े के फ्लैट पर गया। पता नहीं पावड़े कैसे अपने फ्लैट पर जाने को तैयार हुआ। रघु से उसकी क्या बात हुई, पर रघु ने पावड़े की फ्लैट पर हत्या कर दी और फोन पर मुझे खबर दी। परंतु तब मैं अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ था। ये मुझे बाद में समझ आया कि डिमोरा के लोग माया के घर की निगरानी कर रहे थे। रघु माया की हत्या करके जब वापस मेरे ठिकाने पर पहुंचा तो तब उसका पूछा पीछा डिमोरा के लोग कर रहे थे। वो डिमोरा के पहचान के प्राइवेट जासूस गिरीश सोनी के लोग थे। इस तरह डिमोरा ने जान लिया कि पावड़े रघु मेरे यहाँ हैं। आधी रात के बाद मुझे लगा कि कुछ अनजान लोग मेरा ठिकाना घेर रहे हैं। समझ गया कि वो जैम डिमोरा के लोग हैं और मैं चुपचाप ठिकाने से निकल आया। उसके बाद ही मुझे रघु का फोन आया कि उसने पावड़े को मार दिया। तब तो मुझे अपनी चिंता पड़ गई कि जैम डिमोरा मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे अच्छी तरह पता था मुझे अच्छी तरह पता है कि डिमोरा कितना खतरनाक है। उसकी दौलत रघु को देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, परंतु रघु आने वाले वक्त में मेरे लिए कोई झंझट न पैदा करे तो मैं रघु से मिला और उसे शूट कर दिया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने जैम डिमोरा की दौलत नहीं लूटी। ये तो तुम कहते हो कि नहीं लूटी, पर मेरी नजरों में तो गुनहगार तुम ही हो, देवराज चौहान ने कहा। मुझे तुमसे तमगा नहीं चाहिए, मैं तमगा दे भी नहीं रहा। अगर तुम्हें डिमोरा की दोस्ती का इतना ख्याल होता तो तुम उसे दौलत वापस दे देते। मैंने वो दौलत पावड़े से ली है, गुनाहगार पावड़े है, मैं नहीं। या यूं कहें कि तुम्हें दोस्तों की परवाह नहीं, देवराज चौहान बोला। बरूटा के हंसने की आवाज आई। फिर उसने कहा, जो भी कह लो, पर यह तो तय है कि मैंने जैम डिमोरा की दौलत नहीं लूटी। फिर तो तुम्हें जैम डिमोरा से बात करनी चाहिए। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। उसे सिर्फ अपने हीरे जवाहरात वापस चाहिए। परंतु मैंने वो पावड़े और रघु से लिए हैं। जो मन में आए करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, देवराज चौहान ने कहा। अब वो हीरे जवाहरात 2,000 करोड़ की दौलत मेरी है और तुम उस पर हाथ डालने जा रहे हो। ये गलत बात है। हमें एक दूसरे की दौलत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। आखिर हम एक ही जैसा काम करते हैं। एक जैसा काम जरूर करते हैं, परंतु तुम्हारे काम करने का ढंग और मेरे ढंग में फर्क है। हमारी सोचों में फर्क है। तुम सामने वाले को दोस्त कहकर उसकी दौलत हथिया लेते हो, पर मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम अब वो मेरी दौलत है, वॉल्ट में मेरे केबिन में रखी है। विनय बरूटा की आवाज आई। ये तुम कहते हो, परंतु मेरी निगाहों में वो जैम डिमोरा की दौलत है। तुम ये भी जानते हो कि ये काम मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। सोहनलाल जैम डिमोरा के पास है। उसे वापस लेना है, तभी होगा जब डिमोरा को उसकी दौलत मिल जाए। अगर तुम चाहते हो कि मैं डकैती ना करूं तो सोहनलाल मुझे ला दो। मैं नहीं जानता डिमोरा ने सोहनलाल को कहाँ रखा है। फिर तो मुझे डायमंड वॉल्ट से वो तीनों सूटकेस बाहर निकालने होंगे। पर मैं तुम्हारी डकैती को फेल कर सकता हूँ। विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। वो कैसे? मेरी नजर तुम्हारे पर और जगमोहन पर है। जब भी ये तुम जब भी तुम ये काम कर रहे होगे, मैं मयंक होरे और पुलिस को बता दूंगा। तब या तो तुम पकड़े जाओगे या भागना पड़ेगा। वॉल्ट में डकैती नहीं कर सकोगे, कहकर उधर से बरूटा हंस पड़ा। देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। विनय बरूटा सही कह रहा था। वो ऐसा कर सकता था। दौलत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तुम्हारी बात सुनकर मैं रुकने वाला नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तो करो डकैती और अंजाम देखो। मैं अपना पैसा जाते कैसे देख सकता हूँ? अगर वो तुम्हारा होता या सोहनलाल की बात ना होती तो मैं ये काम नहीं करता। वैसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि वॉल्ट की छत में से रास्ता कैसे बना लोगे। रास्ता बनाने में काफी शोर होगा। उस फोटोस्टैट के ऑफिस से ही वॉल्ट में उतरने की सोच रहे हो ना? कैसे पता? तो मैं सुजीत केशवानी से मिलते देख चुका हूं और कल सुजीत केशवानी वॉल्ट के ऊपरी मंजिल की छानबीन कर रहा था।
खास तौर से वॉल्ट के ऊपरी हिस्से, कारपेट वाले ऑफिस और फोटोस्टेट वाले ऑफिस की छानबीन बहुत ज्यादा ही कर रहा था। उसके बाद वो तुमसे रात सिनेमा हॉल के बाहर मिला। उसने तुम्हें रोल किए चार्ट दिए जिस पर यकीनन नक्शा होगा। क्या तुमने केशवानी से वॉल्ट का नक्शा भी लिया है? मैं समझ गया कि तुम काफी कुछ जानते हो, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं तो सोच रहा था कि तुम जैम डिमोरा से बचते फिर रहे होगे, पर तुम तो मजे से घूम फिर रहे हो। कहा तो, जैम डिमोरा की मुझे जरा भी परवाह नहीं। विनय बरूटा की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जैम डिमोरा को दौलत वापस दोगे तो वो सोहन लाल दे देगा? क्यों नहीं देगा? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो कभी भी सोहन लाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बरूटा का यकीन भरा स्वर कानों में पड़ा। क्या मतलब? देवराज चौहान, बरूटा अपने स्वर के एक एक शब्द पर जोर दे रहा था। तुमने जैम डिमोरा का नाम ही सुना है, उसकी शक्ल ही देखी है, बातचीत ही की है, लेकिन मैंने उसके साथ वक्त बिताया है, उसका दोस्त रहा हूं। वो कैसे सोचता है ये बात मैं काफी हद तक जानता हूं। और तुम्हें बता दूं कि जो इंसान उसे गुस्सा दिलाए, उसके खिलाफ चले, उसे वो जिंदा नहीं छोड़ता। सोहनलाल ने उसकी दौलत लूटी है तो वो सोहनलाल की जान लेकर ही रहेगा। तुम जैम डिमोरा को यूं ही मत समझो। तुमने अभी जैम डिमोरा को जाना ही कहाँ है। अगर वो सच में ऐसा है तो तुमने उससे दुश्मनी क्यों ली? मैं अपने को बचा लेने में सक्षम हूं। तुम्हारा कहना है कि जैम डिमोरा सोहनलाल को वापस नहीं देगा? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कभी नहीं। ये बात मैं साफ दिल से कह रहा हूं। मैं इस बात को आजमा सकता हूं। कैसे आजमाओगे? जैम डिमोरा को तीनों सूटकेस देकर? डकैती करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेशकीमती दौलत लुट जाने दूं? मैं कभी भी। तुम्हें अपनी बात पर यकीन है कि जैम डिमोरा सोहनलाल को मेरे हवाले नहीं करेगा? देवराज चौहान ने पूछा। पूरी तरह यकीन है, बेहिचक यकीन है। बरूटा के आने वाले स्वर में दृढ़ता भरी पड़ी थी। तो मुझे वो करने दो जो मैं कर रहा हूं। अगर वो सोहनलाल को मेरे हवाले कर देता है तो बात खत्म हो जाएगी। सोहनलाल को मेरे हवाले नहीं करता तो वो तीनों सूटकेस के मालिक तुम बन जाओगे। तब तक तो जैम डिमोरा वो सूटकेस ले चुका होगा। जैम डिमोरा सूटकेसों को कहीं भी ले जाए, मैं तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर तुम्हें इस बात पर यकीन है कि जैम डिमोरा सोहनलाल को वापस नहीं देगा, तो मुझे ये काम करने दो। तुम्हारी बात गलत निकली तो सूटकेस तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मेरी नजरों में उन से सूटकेसों के मालिक, उसके भीतर पड़ी दौलत के मालिक तुम होगे। मैं खुद वो सूटकेस तुम्हारे हवाले करूंगा। विनय बरूटा की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान फोन कान से लगाए रहा। आधा मिनट बीत गया। तुम मुझे फंसाने की चेष्टा कर रहे हो, एकाएक बरूटा का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। तुम बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें फंसाऊंगा। हमारे बीच साफ और स्पष्ट बात हो रही है। मेरी नजर में तुम उस दौलत के मालिक नहीं हो। वो डिमोरा की दौलत है। अगर डिमोरा सोहनलाल को वापस नहीं देता तो उस दौलत के मालिक तुम बन जाओगे। मैं तुम्हें वो दौलत दूंगा, बेशक तब तब तक वो सारी दौलत डिमोरा के पास पहुंच चुकी हो। तब उस दौलत को मेरे हवाले करना तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, मेरी जिम्मेवारी होगी। तुम्हें मेरी जुबान का तो भरोसा होगा ही। भरोसा है। बरूटा का स्वर गंभीर था। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तो अब मैं डायमंड वॉल्ट में डकैती कर सकता हूँ? करो। अब तो तुम पुलिस को मयंक खोरे को मौके पर खबर नहीं दोगे? हम में जो बात तय हुई है मैं उसी हिसाब से चलूंगा। तुम अपनी करके देख लो कि जॉन जैम डिमोरा कैसा इंसान है। मैं जरूर देखूंगा। वैसे तुम चाहो तो मेरी राह आसान हो सकती है। कैसे? मुझे डकैती करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम वॉल्ट से वो तीनों सूटकेस निकाल कर मेरे हवाले कर दो। इतना आराम भी अच्छा नहीं होता। मेहनत करो। अगर कामयाब रहे तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। विनय बरूटा ने कहा और उधर से फोन बंद कर दिया, जबकि देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। चलिए दोस्तों, मैं सोच रहा था कि इसे कंप्लीट कर दूं, लेकिन अभी हम्म,
20 पेज पड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगला हिस्सा जो है उसे रिकॉर्ड करना जरूरी हो गया। मैं जानता हूं, मुझे खुद लग रहा था कि इसे खींचूं खींचूं खींचूं, लेकिन नहीं। 20 पन्ने, मतलब 28 पन्ने तो मैं पूरे 1 घंटे के एपिसोड में पढ़ता हूँ और 20 पढ़े हुए हैं। खैर, तो अब हम मिलेंगे डकैती का जादूगर के 11वें और आखिरी भाग में, पक्के तौर पर आखिरी भाग में। तब तक के लिए मैं फटाफट जरा आप लोगों के कमेंट्स का उत्तर दे दूं। दोस्तों, आज आपके भाई का दिल दुख गया यार। मतलब बताओ, कमेंट ही नहीं किया किसी ने है। मतलब पुराने कमेंट्स को अगर मैं निकाल दूं तो 7-8 लोगों ने कमेंट किया है सिर्फ। ऐसी क्या नाराजगी हो गई भाई के साथ है? मतलब बताओ यार। देखो, मैंने तो आप लोगों को पक्के टाइम पर एक कहानी सुनाता हूँ, है, वो भी नहीं जो कहीं और ना हो। इतना तो हक बनता है भाई का यार, कमेंट तो कर दिया करो। मतलब हैप्पी वेरी गुड लिख के ठीक है, पर थोड़ा सा और लिख दो यार, कुछ दिल की बात आप बताओ, कुछ हमें सुनो, है। मतलब जिस जिस पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ उसे तो सॉल्व होने दो। चलो, मैंने अपनी शिकायत लगा ली आप लोगों के सामने, इसे स्वीकार करना ना करना आपके ऊपर है। कमेंट पढ़ते हैं। अमित भारती जय हिंद जी का कमेंट है। मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड। सर आपने ना, अमित जी धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, लेकिन कसम से आपने ये स्टैंडर्ड वो बना रखा है। अब तो आप एम लिखते होगे ना, तो आपका वो ऑटो सजेस्ट भी ये पूरा आ जाता होगा, है ना। कुछ और भी लिख दिया करो मालिक। धन्यवाद। शबीर भाई ने लिखा है, भाई साहब देवराज चौहान की सूरमा नॉवल को सुनाएं। ये अवेलेबल है लेकिन वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपकी आवाज में सुनाओ अगर। संडे को इसमें ये नॉवल बहुत ही मजेदार है, हंसी भी बहुत आती है इसमें। जगमोहन और देवराज चौहान ने बहुत ही मजे किए हैं। आप सुनाएंगे तो सारे श्रोतागण खुश होंगे। नाम याद रखिएगा, सूरमा। ठीक है शब्बीर भाई। आ, बस ये मुद्रा राक्षस के बाद सूरमा उस तरफ चलाएंगे। अगला एक और कमेंट है शब्बीर भाई का। विक्रम भाई, जब तक अनिल मोहन जी का बकाया है तब तक किसी और लेखक की कहानी मत सुनाओ। सबसे पहले देवराज चौहान और अनिल मोहन जी के जुगल किशोर सीरीज और आरडीएक्स सीरीज मोना चौधरी नेक्स्ट। संडे को अगर हो सके तो सूरमा नॉवल सुनाइएगा। ये एक बेहद ही अनूठी और हटके नॉवल है। इसके किरदार बड़े कमाल के हैं और प्यारे हैं। एक बहुत ही चुलबुली और हंसाने वाली नॉवल है, सबको पसंद आएगी। ठीक है भाई, नोट कर लिया मैंने। अब देखते हैं संडे को। एक और कमेंट शबीर भाई का ही। देवकांता संतति पोस्टपोन पोस्टपोन किया जी, कैंसिल हो गई है वो जो चीज पहले से है और ठीक क्वालिटी में है। देखो, मैं दोबारा से आप सबके लिए दोबारा से मैं चैनल्स के नाम दे देता हूँ, ठीक। जो मुझे लगता है कि द बेस्ट चैनल है, हो सकता है एक आधा मैं ना जानता हूँ। वो जो दो कॉमिक्स वाले चैनल हैं, वो कॉमिक्स कॉमिक्स 2.0, एक तरफ वो लड़की की आवाज में और एक तरफ वो मेल वॉइस में है। फिर वो जो शानू ऑडियो बुक्स, शानू मैडम का जो है वो, एक नीलिमा मैडम की वो है वो, ठीक है। बाकी ये दो अपने महाराजा और गूगल गुरु, ये जितने भी इनके हैं, ये मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ये तो मुझे लगता है ठीक ठाक कि आप सुन सकते हो। इसके अलावा मैं किसी को भी सुनने लायक नहीं मानता। हो सकता है मैं गलती पर हूँ, आप लोगों को इनके अलावा कोई पसंद हो तो बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई चीज है तो फिर उसको कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देवकांता संतति इनके पास है। तो बस आपकी बात आगे बढ़ गई शबीर भाई। सुशील त्यागी भाई का कमेंट है, धन्यवाद भाई जी। आपका मन जिस कहानी का करे उसे ही सुनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील त्यागी जी हरिद्वार से। धन्यवाद सुशील जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा मन, मैं कोई जबरदस्ती नहीं।
वो मैंने आपको बताया है, हम अपनी कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डालते हैं कि भाई कौन सी कहानी जाएगी। अब देखिए 87 वोट आ चुके हैं और 87 में से 64% लोगों ने गुरु का गुरु कह दिया है। तो 87 में से 64 जो है, उसका मतलब हो गया जी कि करीब करीब 55-56 लोग चाहते हैं। तो इसके बाद गुरु का गुरु ही आएगी। पर हाँ, जो बात सही कही आपने आपने इतना मान दिया, धन्यवाद। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं विक्रम भाई, वोल्ट लूटना तो बहुत मुश्किल ही, लेकिन वो भी देवराज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो रास्ता निकाल लिया ना। रास्ता, मैंने कहा ना कि ये जो वैसे भी ना ये ताले वाले जो होते हैं, मेरा तो स्ट्रॉन्ग मानना है इस बात का। मैं आमतौर पर हर आदमी को कह देता हूँ कि ये सब ना कुत्ते बिल्लियों के लिए हैं, इंसान के लिए नहीं है। जब इंसान ने मन बना लिया कि मुझे कहीं घुसना है, तो फिर वो घुस जाएगा। तो ये ताले बिल्लियां, ताले वगैरह, ये सब कुत्ते बिल्लियों के लिए होते हैं, इंसानों के लिए नहीं होते। किसी ने अगर मन में धार लिया कि भैया मैंने ये करना ही करना है, तो फिर वो हो गया समझो। हाँ, वो बाकी उस करने वाले पर भी डिपेंड ना, केवल मन में ये सोच के कि मैंने करना है और जाके वहां दीवार से टक्कर मार दे, वो नहीं। उसके अंदर को कोई गुण, कोई कला भी होनी चाहिए। अगला कमेंट, शैलेश भाई, कहानी में मोड़, टैं टैं टैंग, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। अच्छा, ये ऐसा है जैसे जाना था जापान, पहुंच गए चीन। टैं टैं टैं। मुझे लगता है इस कहानी का दूसरा भाग भी आ सकता है। आ कह सकता है भाई, आ रहा है। इसका भाग है हांगकांग में डकैती। कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया है, देखते हैं क्या होता है। काम अच्छा है विक्रम भाई का, धन्यवाद भाई, आपने स्वीकारा कि काम अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट भी बहुत अच्छा है। बहुत सही पहचाना आपने कि कहानी जो है, इसका अगला भाग तो है और वो जाएगा ही। और ये कहानी डकैती का जादूगर जो है वो 2015 की है। और उस वक्त ना, आजकल मैं पहले बता देता हूँ, ये इसका तो मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है। ये पंप्स जो है ना, जो 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 जिसे क्या कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो जैसे स्प्रे जेट होता है ना, ऐसा होता है। उसे कुछ कहते हैं, मेरे को नाम याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। वो ना पानी की ऐसी तेज धार मारता है भाई साहब, उससे ना आप दीवार काट देते हैं वो। और इसे अक्सर ये जो सीक्रेट सर्विसेज होती है ना, ये जब कोई वेट वर्क करती है ना अपना, ये लोग अक्सर इसी चीज का प्रयोग करते हैं। बाकी रही सही बात की वो नीचे गिर जाएगा फर्श का टुकड़ा, तो वो तो किसी भी सक्शन कप में फंसा दो, हाइड्रोलिक पुली ले आओ, उसको लगा के रखो और 2 मिनट में खींच लो। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो ये पानी की धारा से आराम से कट जाता है कोई भी चीज हो, क्योंकि पानी इतनी तेज जाता है कि ना तो आवाज होती है और पानी काटता हुआ जाता है। पर आपने सही पहचाना। जुड़े रहिएगा, आने वाला है कमेंट अगला भाग। बस एक एपिसोड और रह गया अब। फंस गया शेर जाल में, शबीर भाई ने लिखा है शिकारी साथ पे। देवराज चौहान फंस गए। ओके। कृष्णा बहन कह रही हैं कहानी ठीक ही चल रही है, देवराज चौहान डकैती की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ऐसा पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई तोड़ तो उसे निकालना ही पड़ेगा। बात सोहनलाल की है। बढ़िया प्रस्तुति। कृष्णा बहन, ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं कर पा रहा, हिम्मत है, मतलब हिम्मत भी वो थोड़ी समझदारी से कर रहा है कि रास्ता है नहीं कोई। वैसे रास्ता तो था, कौन सा रास्ता, लेकिन उस रास्ते के लिए फिर देवराज चौहान को सोहनलाल चाहिए था। वही रास्ता जो 52 पत्ते में प्रयोग किया गया है। आपको जाकर केवल एक वो लेना है, केबिन। बहुत अच्छी ट्रिक है ये। आप केबिन लीजिए, जैसे 52 पत्ते में इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर किया। ऐसा किया जा सकता था, लेकिन खैर, हर बारी नई ट्रिक अनिल मोहन जी लिखते किस लिए। तो नहीं नहीं, भाई ने कर लिया इरादा अब डकैती करने का।
हिम्मत है भाई में, डोंट वरी। आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। विजय भाई का कमेंट है, जो देवराज चौहान ये जो देवराज चौहान है रास्ता निकाल ही लेता है। वो सोच रहा है कि ऐसे काम बन जाए इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। हाँ सी देखियो कृष्णा बहन, विजय भाई ने सही पकड़ा है कि वो चाह रहा है कि सीधी उंगली से घी निकल जाए, टेढ़ी न करनी पड़े। फिर कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगला एपिसोड निर्णायक हो सकता है क्योंकि उसके बाद हांगकांग जाना है देवराज चौहान को। वैसे देवराज चौहान चाहे तो जैन देवर की ऐसी, हाँ, जैम डिमोरा की ऐसी तैसी कर सकता है। ये बहुत आसान है उसके लिए, बड़े बड़े शिकारियों का शिकार किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद विजय जी, सही कहा आपने। एक और कमेंट है विजय जी का, हमारे यहाँ भी सारी फसल चली गई बारिश के पानी से। बहुत अफसोस हो रहा है कि फसलें खराब हो रही हैं, ऐसा ना हो यही दुआ है भगवान से। और बताइए, आप सिटी में रहते हैं या गांव में? आपके वहां पर बारिश कैसी हो रही है, माहौल कैसा है? और एक बार की आपकी जो है उम्र कितनी है, बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं विजय जी। आपको क्या लगता है कितनी उम्र होगी मेरी? अगर मैं, अनिल मोहन ने पहला, अनिल मोहन जी ने, क्षमा कीजिएगा, अनिल मोहन जी ने पहला नॉवल जो अपना लिखा है, मैं 12th में था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 12वीं में था। नहीं, अनिल मोहन जी ने नहीं लिखा, वो लिखा हुआ था। पहला नॉवल जो मुझे मिला था, मैं 12वीं में था। और मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लगा लो कि 98 की। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लीजिए। तो तब से, अगर मैं तब से अनिल मोहन जी को जानता हूँ तो कितनी उम्र होगी मेरी? खैर, मैंने जानबूझ के इसके लिए छोड़ दिया कि मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आप सीधा हिसाब लगाएंगे तो 44 है मेरी एज। बाकी मैं, अगर मैं गांव में रहता होता तो मैंने अपनी वो उठा के भागना था, जैसे भगवान ना करे पर लोगों का बुरा हाल है जहाँ पानी आ गया है। तो मैं सिटी साइड में रहता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा शहर है, इसे शहर क्या कह लो, मतलब अब शहर बन गया है, पहले शहर नहीं था। ठीक है, तो इसे खरड़ कहते हैं। आई डोंट नो, अगर आपने क्रिकेट वो देखा होगा आईपीएल, तो जहाँ मोहाली का स्टेडियम है बस उससे थोड़ी सी दूर। तो यहाँ ज्यादा पानी नहीं है मतलब कुछ जगहों पे है पर इतना नहीं है कि, बस जब बारिश होती है तब होता है। पर हाँ, गांव में बहुत बुरा हाल है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो जॉब तक पहुंचने के लिए आपको सिटी या सिटी के आसपास ही रहना पड़ता है, गांव में रहकर जॉब नहीं होती। और वैसे भी गांव तो मेरा कहीं और है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विक्रम भाई, कहानी सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद, अवतार जी कह रहे हैं। धन्यवाद अवतार जी, आपने प्रशंसा की। अगला कमेंट फिर अवतार जी का है, विक्रम भाई, देवकांता संतति उपन्यास में पढ़ा है, उसकी कहानी बहुत ही उलझन पूरे, श्रोता को बहुत मुश्किल समझ में आएगी। बाकी नहीं, उलझन की समस्या ये है कि जब तक आपने वो कहानी शुरू से नहीं ना पढ़ी तब तक नहीं। और फिर वैसे भी वो थोड़ी सी, क्या कहते हैं, तिलसिम विल्सम वाली जादू जूदू वाली कहानियां जो है ना, वो आम आदमी के ठीक से समझ में नहीं आती। और हर आदमी के ना लिखने का अंदाज होता है। अब जो अनिल मोहन जी का लिखने का अंदाज है, वो डायलॉग लिखते हैं। यानी अगर हम देखें तो बहुत कम होता है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने जो पढ़ा था यहीं से, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट्स होती है ना, जो 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 डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत कम होता है, डायलॉग ज्यादा होते हैं। वो कहानी बहुत आसानी से समझ में आती है हमारे, क्योंकि वो हमारे जीवन से रिलेट कर रही होती है। ये
वेद प्रकाश शर्मा जी की कहानियों में भी है कि वहां पर ना बहुत ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन में समझाया जाता है, इसीलिए वो उलझ जाता है। अभी जैसे मान लो, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ये होता है कि शाम 6 बजे देवराज चौहान बंगले पर अकेला ही मौजूद था। जगमोहन अभी तक लौटा नहीं था। तब गिरीश सोनी का फोन आया, बात हुई तो गिरीश सोनी ने कहा। अब देखो, ये गिरीश सोनी ने कहा और अब आ जाता है डायलॉग। अगर ये आगे लिखा होता, गिरीश सोनी ने कहा कि रमन मुखर्जी वो केमिकल इंजीनियर, उससे बात की है, वो काम करने के लिए तैयार है, तो देवराज चौहान ने कहा कि मैं वहां पहुंचता हूँ और वहां ये हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव कहानी हो गई। ये आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी, मतलब श्रोता के दिमाग में रिटेन नहीं करती है। रिटेन जो करती है, जिससे हमें मजा आता है, वो डायलॉग बाजी है। इसीलिए फिल्में हमें ज्यादा पसंद आती हैं, डॉक्यूमेंट्री हमें पसंद नहीं आती। क्योंकि फिल्मों में वार्तालाप हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्री में पीछे से कहानियां चल रही होती हैं। अगला कमेंट टेम्पल भाई का। थोड़ा बहुत इधर उधर का मजा भी लेना चाहिए, सुनील और सुधीर वाले साइड डिश में सही चलेगा। ठीक है भाई, मैंने पहले ही कहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर का मजा दिलाते रहेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप, भरोसा रखो भाई पे। इतना बुरा नहीं मानेंगे हमारे लोग अगर हम इनका, मतलब देखो, हमारा रेगुलर काम नहीं खराब होना चाहिए। साइड में कोई एडिशनल प्लेट आ जाए तो कोई बात नहीं, उसमें से भी कुछ उठा लेंगे, है ना। शब्बीर भाई का एक और, अच्छा, शब्बीर भाई ने एक ही दिन में 7 से 9 पर पहुंच गए शिकारी के। देवराज चौहान को लास्ट में अपना रंग दिखाने का मौका नहीं मिला। जगमोहन जो दिल की चोट दी, बेचारे फिरोजा, बच गई होती तो मजा आता, लेकिन वो अनिल मोहन जी की कलम ही क्या, जो हमारे हिसाब से चले। हाँ, और वैसे भी अगर ये केवल फिल्म होती तो हो जाता एंड में कि जगमोहन और फिरोजा खुशी खुशी घर बसा कर रहने लगे। लेकिन अनिल मोहन जी को अगली कहानी भी तो लिखनी है ना। उसमें कहाँ से लाएंगे एक सोहन लाल ही नहीं मान आ रहा, उसी के पीछे नारनिया पड़ी रहती है ना। अभी तो देवराज चौहान है, वो भी अलग बंगले में रखा हुआ है नगीना को। अगर साथ में होती, हाथ में होता देवराज चौहान के सब्जी वाला झोला, ठीक है, और 3-3 इंच की निकली होती तोंद, फिर पता फिर पता लगता कि डकैती कैसे करता है। खैर, मजाक की बात थी। धन्यवाद शबीर भाई कमेंट के लिए। हम्म, अगला कमेंट है, अच्छा, ये हमारे लखनऊ वाले बाबा जी का। भाई जय महादेव विक्रम भाई, जो कमेंट समझ नहीं आया था वो ये है कि अब जा रहे हैं, चेन्नई से लेफ्ट हो जाएगी, कोई अच्छा आया नॉवल का तो देखते हैं, नॉवल देव का तो देखते हैं। अच्छा, आप जा रहे हो चेन्नई से, लेफ्ट हो जाएगी, कहाँ जा रहे हो चेन्नई से? प्रभु, आप तो मैंने सोचा था वहाँ लखनऊ में हो, आप कहाँ चले गए? चेन्नई। खैर, चेन्नई से जा रहे हैं, कोई अच्छा नॉवल आया देवू का, देवू कह रहे हैं आप? देवराज चौहान को कह रहे हैं? नहीं नहीं, देवराज चौहान का कह रहे हैं तो बाबा जी ये गलत कह रहे हैं आप। देवराज चौहान का अपमान बर्दाश्त नहीं है। लिखना है तो देवराज चौहान ही लिखना है। स्वयं के लिए आपने, अपनी स्वयं प्रशंसा में आपने कहा कि आपको लखनऊ वाले बाबा जी कहा जाए। लखनऊ वाले बाबा जी कह रहे हैं, यदि आपने देवराज चौहान को देवू लिखा है तो ये गलत लिखा है। नहीं तो शायद मुझे समझ नहीं आया, पर देवराज चौहान को देवराज चौहान ही लिखना है, ठीक है। धन्यवाद। विक्रम भाई, देवू को मत छोड़, ये देखो यार, ये तो नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। लखनऊ वाले बाबा जी, देवराज चौहान को देवराज चौहान ही कहने, कुछ और मत कहना। दिक्कत क्या है ना कि जब तक हम सामने वाले का सम्मान नहीं करेंगे, वो हमारा सम्मान नहीं कर सकता। तो नहीं, कृपया देवराज चौहान को देवराज चौहान कहकर ही संबोधित करिए। अनिल मोहन देवराज चौहान सीरीज बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, तभी तो हम लगे हुए हैं देवराज चौहान के पीछे। खैर, अगला कमेंट पढ़ते हैं, सुमित गुप्ता। हाय विक्रम भाई, एक्चुअली जो जिंदा आंखें कैरेक्टर
अमन ओबराय है और हरीश टुडे। उस कैरेक्टर को दोबारा देखना चाहूंगा। भाई जी सुमित भाई, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। जिंदा आंखें तो वो उधर है, कॉमिक्स वालों के पास है। वहां है तो सही, और वो काफी देर से है वहां। दोबारा देखना चाहेंगे मतलब? नहीं, कोई और कंफ्यूजन हो गई आपको। वो उनके पास है, हमारे पास नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपने दोबारा सुनना चाहते हैं तो उन्हीं के चैनल पर सुन सकते हैं। हम तो दोबारा नहीं पढ़ने वाले। क्या है ना कि समझिए, हम वो किताबें पढ़ रहे हैं जो और कहीं नहीं है। तो जो किताबें पहले भी हैं उनको दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, खासतौर पे जो लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। यानी जो मैंने अभी चैनल्स के नाम लिए थे, उन चैनल्स ने ठीक ठाक पढ़ी हुई है। उनका स्ट्रेस, इंटोनेशन, डिक्शन सब बिल्कुल बढ़िया है। आपको सुनने में मजा आता है। और मैं सोचूं कि मैं उनसे बढ़िया कुछ सुना दूंगा आपको, नहीं, इतनी हिमाकत तो नहीं मैं करता। तो आप वो वहां जाकर सुन सकते हैं। कमेंट के लिए धन्यवाद। टेक सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड कह रहे हैं, हेलो विक्रम सर, मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि ये काम विनय बरूटा का नहीं है, किसी और का ही है। क्योंकि उसको दूसरे उपन्यास में देखा है, वो बंदा ईमानदारी लग रहा है, शराफत से पेश आया। मैंने संगीन डकैती में पढ़ा था। अ, सच कहूं भाई जी, मुझे भी यही लग रहा था कि ये ना, मैंने कल कहा भी था कि मुझे नहीं लग रहा कि ये विनय बरूटा का काम है। मुझे लग रहा था कि ये जैम डिमोरा ना कोई अपना खेल खेल रहा है। लेकिन अब जब देवराज चौहान को फोन आ गया है, तो मानना ही पड़ेगा कि विनय बरूटा का काम है। और कोई नहीं, अपना भाई सब सीधा कर देगा। फिक्र मत करिए आप, बस आइए कल आप 5 बजे। इसकी अगली कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं हांगकांग, ठीक है? कमेंट के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे सारे कमेंट्स। तो अच्छे लगे आपके कमेंट्स, लेकिन कम थे यार। कमेंट तो कर दिया करो यार, ठीक है? तो मैं रखता हूँ। हम कल मिलेंगे इसके 11वें और आखिरी भाग में। और फिर शायद क्या, स्पष्ट है कि फिर हम नया हांगकांग हांगकांग में डकैती शुरू करेंगे। आप सब लोग इतने प्यार से सुनते हैं, मैं देखता हूँ कि कम से कम 300 लोग हैं, है ना? हाँ, नहीं, 250 लोग हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर सुन रहे हैं। तो यानी बहुत से लोग हैं जो इस स्टोरी के साथ कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।